यस सर। Started, sir. Okay, sir. Okay, sir. ठीक है सर, चलो तो स्टार्ट करते हैं सर आज का जीएसटी क्लास। तो सर जीएसटी में आज क्या होगा? सर वही होगा जो सिलेबस में होगा। सर ये तो सिनेमा का डायलॉग हो गया। अच्छा छोड़ो सर, मजाक नहीं। एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी। जीएसटी में मैंने इतना दिन आप लोगों ना चार्ज के बारे में बात किया। मैं ऑफलाइन में क्वेश्चन आंसर सेशन रखूंगा, मिस मत करना। मिस करोगे तो पछताओगे। सर थ्रेड दे रहे हो? हाँ सर। सर ऐसा अच्छा बात नहीं है। नहीं सर, अच्छा बात है। तो जीएसटी में आज ना आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सर, एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी। ये एक न्यू टॉपिक है ऑब्वियसली, लेकिन टॉपिक्स टॉपिक सुन के ही ना आप लोगों के दिमाग में कुछ तो क्लिक कर रहा होगा। हाँ सर, कुछ तो क्लिक किया होगा। एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी। एग्जेम्पशन माने बेसिकली एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है? यस सर बोलो। एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है? छूट। हाँ वेरी गुड। एग्जेम्पशन को अगर आप हिंदी करो तो ऐसे बोला जाता है छूट। बंगाली में बोला तो बंगाली में क्या बोलते हैं? छाड़। ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट हम सबसे क्या करता है? जीएसटी लेता है। सबसे लेता है क्या? हाँ सर, नॉर्मली हम लोग जीएसटी देते ही रहते हैं। जैसे एक रिसेंट अमेंडमेंट है, मैं आपको बताता हूँ। आज सुबह ही स्टॉक मार्केट क्लास में कुछ स्टूडेंट्स लोग मेरे को पूछ रहा था। मैंने अभी तक स्टडी नहीं किया, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया। मैंने बस खबर सुना था, लेकिन वो लोग मेरे को एक अलग ही सवाल कर लिया। मैंने जैसे ये रिसेंटली एक मार्केट न्यूज़ था, अगस्त में ये न्यूज़ आया था कि ऑनलाइन गेमिंग पे 28% जीएसटी लगेगा। ठीक है, ये कौन बोला सर? जीएसटी काउंसिल ने बोला। ये जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह है ना सर, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, ठीक है, हॉर्स रेसिंग, इसके ऊपर कैबिनेट में जीएसटी काउंसिल ने 28% जीएसटी रखा। तो उसके बारे में मेरे को सुबह स्टॉक मार्केट क्लास में, मैंने मॉर्निंग में होता है ना स्टॉक मार्केट, तो वहाँ पर डेरिवेटिव क्लास में मेरे को पूछा जा रहा था, सर इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में क्या पड़ेगा? तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में कुछ कंपनीज है जो काम करता है, लाइक एक कंपनी है उसका नाम है सर डेल्टा कॉर्पोरेशन बोल के। तो स्टूडेंट लोगों का क्वेश्चन ये था सर कि अगर जीएसटी पहले तो इतना नहीं था, तो अगर आप आ रहा है तो फिर इसमें बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं? तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं भी स्टडी पूरा नहीं किया, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस वहाँ पर नहीं कर पाया। पर मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ सर, अब ये स्टॉक मार्केट क्लास तो नहीं है, ये बेसिकली जीएसटी क्लास है, एकदम प्योरली जीएसटी क्लास। तो यहाँ पर हम लोग को ये पता करना पड़ता है कि जीएसटी है क्या, जीएसटी कब लगता है, क्यों लगता है, किस लिए लगता है, गवर्नमेंट को जीएसटी से क्या फायदा होता है? सर फायदा ही फायदा। गवर्नमेंट को देखो ना, वो बस फायदा ही ढूंढता है। लेकिन सर कभी कभी ना गवर्नमेंट भी ना थोड़ा सा ना अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करता है। क्यों? कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसा भी सर्विसेज हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, जहाँ पर जीएसटी ना नहीं लगाया जाता। जीएसटी नहीं लगाया जाता। सर क्यों? क्योंकि सर या तो सोशल मैटर है, या तो फिर क्या बताएं आपको, बेसिकली मेन 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 पॉइंट है कि सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, उसमें जीएसटी को हटा देता है। जैसे यहाँ पर क्या देखो, ऑनलाइन गेमिंग पे गवर्नमेंट ना ज्यादा चैरिटी नहीं करता है। गेमिंग वगैरह में सरकार को पता है कि लोग नशा करता है गेमिंग पे, ऑनलाइन गेमिंग पे, है ना, पैसा लगाता है। हम 28% तो लूटेंगे सर। ये रिसेंटली बिल आया सर, द बिल इज एक्सपेक्टेड टू बी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिमेनिंग डेज ऑफ द मॉनसून। ये बिल आ गया मोस्ट प्रोबली। यूनिफॉर्म रेट ऑफ 28% टैक्स विल बी एप्लीकेबल ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द चिप्स। कैसीनो में चिप्स परचेस होता है, उसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट है। तो ये सब आप लोग भी अपडेट लेते जाओगे आगे आगे। ऐसे ये एग्जाम रिलेटेड मैटर नहीं है, ये करंट रिलेटेड मैटर है, जीएसटी रिलेटेड। तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे सर जीएसटी लगाने वाले पॉइंट पे नहीं, जीएसटी एग्जेम्पशन वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट है जहां पर गवर्नमेंट क्या करता है, प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी को हटा देता है। ठीक है, तो इसमें कुछ गुड्स का भी लिस्ट है और कुछ सर्विस का भी लिस्ट है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, देयर आर सर्टेन गुड्स
एज वेल एज देयर आर सर्टेन सर्विसेज जिसके ऊपर जीएसटी हट जाता है। अब जीएसटी हटा दिया तो ऑब्वियस बात है कि जीएसटी नहीं लगेगा, है ना सर। तो जीएसटी नहीं लगेगा तो फिर नॉर्मल बात है, तो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ना यहाँ पर एज पर जीएसटी लॉ ये जानेंगे कि गवर्नमेंट को ये पावर जो है ना, ये पावर का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट क्या क्या करता है, पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू ग्रांट एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। फिर धीरे धीरे हम लोग ये भी बात करेंगे गुड्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एंड सर्विस एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ऐसा क्या क्या गुड्स हैं जो बेसिकली जीएसटी के अंदर नहीं रखा गया, ऐसा क्या क्या सर्विसेज हैं जिसको जीएसटी के अंदर नहीं रखा गया। समझ में आ रहा है ना सर। ऐसे वैराइटीज ऑफ कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उसका लिस्ट आपको मैंने क्या बताऊँ, एग्जेम्प्टेड गुड्स का लिस्ट के अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि मिल्क, सॉल्ट, ये देखो यहाँ पर बोला है, ठीक है। रेगुलर पब्लिक कंजम्पशन प्रोडक्ट, मिल्क, सॉल्ट, एग, कर्ड, अनपैक्ड फूड ग्रेन्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ये डिड यू नो वाला फैक्ट है, ठीक है। क्या आपको पता है हम लोग जब सुबह दूध खरीदते हैं तो जीएसटी नहीं देते, नमक खरीदते हैं जीएसटी नहीं देते, अंडा खरीदते हैं जीएसटी नहीं देते, दही खरीदते हैं नॉट जीएसटी। अनपैक्ड फूड ग्रेन्स, ठीक है, अगर पैकेज्ड आटा है, पैकेज्ड चावल है तो देते हैं, लेकिन अगर वो अनपैक्ड है, लूज, ठीक है, तो वहां पर आपको जीएसटी नहीं लगता है। दुकानदार जब वो जूट का बोरा होता है, जूटेर बस्ता है, वहां से निकल के चाल आपको देता है या आटा देता है, ठीक है, तो आप समझ लो कि आपको जीएसटी नहीं देना है। लेकिन अगर आप वही चीज पैकेज करके द ग्रेट इंडियन बासमती राइस ऐसा करके कुछ नाम दे दिया, बेसिकली एक ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरह हो गया, तो उसमें जीएसटी लगता है या लग सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा क्या है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत वाइटल है। जैसे यहाँ पर देखो प्रोडक्ट का कोड भी बताया, क्या बताया सर, प्रोडक्ट का कोड भी बताया, लाइव फिश, एचएसएन कोड होता है सर वो। अच्छा मैंने एचएसएन के बारे में बोला था आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा ठीक है, मौका मिलने पे आज बता दूंगा सर। देखता हूँ मेरे को नोट्स यहाँ पर मिल जाए ना। ऐसा ये मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ये मोबाइल नंबर नहीं रे बाबा, एचएसएन नंबर है, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर। ये नोट्स भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। कि हर गुड्स का ना जीएसटी बिल पे आप देखना ये एचएसएन नंबर होता है, ठीक है। हर प्रोडक्ट का ना एक कोड होता है, उस कोड के बेसिस में ना हम लोग प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये एक्चुअली चार्ज जीएसटी चार्ज चैप्टर जो है ना, उसी चैप्टर के अंदर ये टॉपिक एक बार मैंने बताया था, तो उसके अंदर ये टॉपिक मैं बोला था कि थोड़ा डिटेल्स में एक दिन चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो कर लेंगे सर, मौका मिलेगा तो आज ही कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्यों ये बात मुझे याद आया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि लाइव फिश में कुछ प्रोडक्ट का एक नंबरिंग किया हुआ है, फ्रेश मिल्क में किया हुआ है, पोटैटो में किया हुआ है, प्लास्टिक बैंगल्स, चूड़ी, ठीक है, प्लास्टिक बैंगल्स या कांच का चूड़ी में भी, ठीक है, गाला का चूड़ी होता है, इंडियन नेशनल फ्लैग, ठीक है, फ्रूट्स, ठीक है, या जैसे यहाँ पर क्या है सर, अंगूर का इमेज दिया हुआ है। तो नॉर्मली जो अनपैकेज्ड प्रोडक्ट्स फूड्स होते हैं ना, जो लूज में होता है उसमें थोड़ी ना जीएसटी लगता है, लेकिन इसी को अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट बना के शॉपिंग मॉल में जब बिका जाता है ना, तो वो जीएसटी के अंदर आ जाता है। तो हम लोग ना यहाँ पर एग्जाम्पशंस पे बेसिकली लिस्ट ऑफ गुड्स एज वेल एज लिस्ट ऑफ सर्विस इसके बारे में पढ़ेंगे जो जीएसटी के बाहर है। जैसे सर्विस में नॉर्मली चैरिटेबल एक्टिविटी, सेक्शन 12AA, रिसेंटली इसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि जो लोग चैरिटेबल एक्टिविटी करते हैं उनका रिटर्न फाइलिंग का डेट को एक्सटेंड किया। ये रिसेंट एक अपडेट है इनकम टैक्स का। तो चैरिटेबल एक्टिविटी जो लोग करते हैं ना, सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आता है उनके केस में, ठीक है। फिर मैंने मानो कि रिलीजियस सेरेमनी जहाँ होता है, ठीक है, या फिर जहाँ मानो कोई क्या बोलेंगे मंदिर वगैरह है ना, मंदिर मस्जिद के अंदर शॉपिंग क्या बोलते हैं, दुकान होते हैं ना, मंदिर मस्जिद का जो एरिया होता है उसके अंदर चौहद्दी बोल सकते हो आप, प्रिसेंट्स बोलते हैं उसको, एरिया के अंदर अगर दुकान होता है उसका भाड़ा अगर 1000 टका से रूम रेंट कम है तो फिर वो जीएसटी के बाहर है। 1000 के ऊपर हो जाएगा जो जीएसटी आ सकता है। या फिर जैसे यहाँ पर बोला रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस कम्युनिटी हॉल्स,
कल्याण मंडपम, जहाँ पर शादी वगैरह होता है, उसको बोलते हैं साउथ इंडियन लैंग्वेज या संस्कृत में बोलते हैं सर कल्याण मंडपम। और ओपन एरिया एंड लाइक वेयर चार्जेस 10,000 और मोर पर डे, ठीक है, तो जीएसटी लग जाएगा, अदरवाइज जीएसटी के नीचे रहेगा, मैंने जीएसटी नहीं लगेगा। शॉप के बारे में भी बोला है, 10,000 और मोर हो जाएगा तो जीएसटी लगेगा, नहीं तो नहीं। इस तरह का पिलग्रिमेज सर्विसेज, तो इस तरह का जो भी एरिया है ना, ये पूरा डिस्कशन आपके साथ में करूंगा इस टॉपिक के अंदर। तो गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, मेनली सर्विस पे ज्यादा फोकस है, बिकॉज सर्विस समझ में दिक्कत होता है, इसलिए सर्विस, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सब चीज ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है, ट्यूशंस ये सब भी आ जाता है। ट्यूशन जीएसटी के अंदर आता है सर, स्कूल कॉलेज नहीं आता, ठीक है, ट्यूशन जीएसटी के अंदर आता है, क्योंकि प्राइवेट ट्यूशन है ना, तो वो जीएसटी के अंदर आ जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, एग्रीकल्चरल रिलेटेड मैटर पे भी बात करूंगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में कैसे जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, तो नॉर्मली एग्जेम्प्टेड होता है, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस, इसके अंदर बेसिस में कुछ केस लॉ भी है, वो भी बताना पड़ेगा आपको। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा है सर, है ना, कि ये पर्टिकुलर एरिया हमें क्या सिखाना चाहता है, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ बात कर दूं तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। So when a supply of goods or service falls within the purview of charging section, such supply is chargeable to GST। जब वो पर्टिकुलर कोई गुड्स या सर्विस है और वो जीएसटी में चार्जिंग सेक्शन के अंदर आ जाता है, तो उसमें जीएसटी चार्ज किया जाता है, चाहे वो 28% हो, चाहे वो 18% हो, चाहे वो 5% हो, जो भी जीएसटी रेट है। However, for determining the liability to pay the tax, one needs to further check whether such supply of goods or service are exempt from tax। This is a big thing, sir। चार्ज तो हो सकता है, बट उससे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि टैक्स पे करना है कि नहीं करना है। इसके लिए आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि भाई क्या ये पर्टिकुलर गुड जीएसटी के अंदर आता है कि नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। एज ए बिजनेसमैन, जो लोग मार्केट में बिजनेस करता है, चाहे गुड्स का बिजनेस करे या सर्विस का, ये आपके लिए भी बहुत जरूरी होता है। और ऑब्वियसली एज ए टैक्स प्रोफेशनल्स, है ना, एज ए टैक्स प्रोफेशनल्स, है ना, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर्स, है ना, जो लोग जीएसटी रिलेटेड काम करते हैं, वो भी अपने क्लाइंट को सजेशन करेगा, कंसल्ट करेगा कि भाई आपको जीएसटी फाइल करना चाहिए कि नहीं चाहिए, सरकार आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है कि नहीं डाल सकता, आपका गुड्स जीएसटी के अंदर है कि बाहर है ना, या फिर आप ऐसे परचेजर जब मार्केट में जाते हो, कोई दुकानदार आपको लूट तो नहीं रहा है एग्जेम्प्टेड गुड्स के नाम पे जीएसटी लेके। हजारों सवाल आता है सर, है ना, तो यू मस्ट नो एज ए कॉमन पब्लिक ऑल्सो यू हैव टू नो, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट में जीएसटी है और किस प्रोडक्ट में जीएसटी नहीं है, बिकॉज फ्रॉड बहुत होता है सर जीएसटी के नाम पे। तो exempt supply has been defined as supply of any goods or service or both which attract nil rate of tax, which may be wholly exempt from tax, okay, and include non-taxable supply। So there are certain little differences हैं, nil rate, wholly exempt rate taxes and non-taxable supply। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच इज नॉट लिवेबल टू टैक्स अंडर सीजीएसटी एक्ट और अंडर आईजीएसटी एक्ट। Thus, under GST, a supply not liable to tax is also included within the purview of exempt supply। माने करेंटली जीएसटी लॉ के अंदर वो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि उस पर टैक्स नहीं लगता। वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब ये नहीं कि वो एग्जेम्प्टेड है। आप बात को समझे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे नॉट लिवेबल टू टैक्स, लेवी का मतलब क्या होता है, लेवी का मतलब होता है किसी चीज को लागू करना या लेना, ठीक है, लेवी, ठीक है। तो एग्जांपल्स ऑफ सप्लाई नॉट लिवेबल टू टैक्स और अल्कोहलिक लिकर, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं, बंगाली में बोलते हैं मौद, हिंदी में लोग बोलते हैं दारू, ठीक है, ठीक है, दवा दारू जरूरी है बोलते हैं ना, दवाई भी जरूरी, दारू भी जरूरी नहीं सर, मैं मजाक से बोल रहा हूँ, जरूरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, स्पेशली नहीं पीना चाहिए, खराब चीज है। ओके सर, ये सब ज्ञान ना बांटे आप, ठीक है सर। तो एग्जाम्पल्स ऑफ सप्लाई नॉट लिवेबल टू टैक्स और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस, ओके, जो इंसान अपने नॉर्मल नशा में करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल,
मोटर स्पिरिट जिसको हम लोग पेट्रोल कहते हैं, या डीजल वगैरह, नेचुरल गैस एंड एविएशन टरबाइन फ्यूल, एटीएफ बोलते हैं, जो बेसिकली एरोप्लेन चलाने के लिए लगता है। ये सब प्रोडक्ट पे ना जीएसटी नहीं लगता, ना तो दारू पे लगता है ना तो पेट्रोल पे लगता है। अगर आप में से कोई पेट्रोल पे जीएसटी क्यों नहीं लगता ये जानने का इच्छा रखते हो, तो इसके ऊपर मेरे पास ना एक क्लास है, मैं नॉर्मली ये क्लास कराता हूँ हर बार, कि व्हाई देयर इज नो जीएसटी ऑन पेट्रोल करेंटली। गवर्नमेंट चाहता है कि पेट्रोल में जीएसटी आ जाए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है, स्टेट नहीं चाहता। स्टेट माने, পেমেন্টে পড়া প্রবলেম হবে ওই জন্য তো করছিল। हाँ सर एग्जैक्टली, पेमेंट का इश्यूज हो जाता है, वो एक कंपेंसेशन करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, उसके लिए। ये बेसिक्स ऑफ जीएसटी में भी मैंने एक बार बोला, ठीक है। इसीलिए जीएसटी में पेट्रोल को जीएसटी के परव्यू के अंदर अभी तक नहीं रखा गया। ऐसे गवर्नमेंट चाहता है कि आ जाए तो इसमें पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा। मैंने मार्केट में जीएसटी, एक पेट्रोल का दाम कितना पड़ता है मैं को बताता हूँ। पेट्रोल प्राइस ब्रेकडाउन, एक आइडिया ले सकते हो, ये 2020 का डेटा है, बट करेंटली कितना चल रहा है पेट्रोल का प्राइस? 106 या 102 कितना है? 110 110। सपोज আমাদের এখান करेंटली, থেকে ওটাই নিল। हाँ सर बोलो। আমাদের এখানে তো ওটাই নিল 110। 110 টাকা নিল, ओके। तो 110 रुपीज 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस है, ठीक है। ये डेटा पुराना है, तब पेट्रोल का दाम 82 रुपीज चल रहा था। बेसिकली दिस इज ड्यूरिंग कोरोना पीरियड, ठीक है, उस टाइम का एक हिसाब है। तो ये डेटा ना मुझे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से मिला था। ये बेसिकली एक पेट्रोल का एक फ्रैक्शन है कि पेट्रोल का दाम 82 तक कैसे पहुंचा। लेकिन अब सेम कॉन्सेप्ट 110 पे भी लगता है। फॉर दी नॉलेज पर्पस मैं आपको बता रहा हूँ कि जब एक पेट्रोल नॉर्मली इंपोर्ट किया जाता है, ये दाम अभी बढ़ चुका है, पर उस टाइम पे 26 था। अभी मे बी 36 हो गया होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। 1 लीटर पेट्रोल को इंडिया लाने के लिए गवर्नमेंट का खर्चा पड़ता था उस टाइम पे 26 टका। अभी मे बी मोर देन दैट ऑब्वियसली। डोमेस्टिक फ्रेट भाड़ा लग जाता था पर लीटर पे 37 पैसा। पेट्रोल के ऊपर गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी लगता है 32 रुपीज, माने 33 मान के चलो। पेट्रोल पंप डीलर 1 लीटर पेट्रोल बेच के 3 टका 65 पैसा कमाता है, 3.65 पैसा पर लीटर पेट्रोल पे। ये थोड़ा अभी करंटली थोड़ा ज्यादा हो सकता है, में भी 4 टका हो सकता है या 4.5 टका, इससे ज्यादा नहीं होगा पर लीटर पे। स्टेट गवर्नमेंट पेट्रोल के ऊपर 30% वैट लगाता है। सर वैट तो खत्म हो गया, नहीं सर, वैट नॉर्मल में खत्म हो गया, पर मैं बोला ना आपको कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो जीएसटी परव्यू में नहीं रखा गया। इसका मतलब ये नहीं कि उस पर कुछ टैक्स नहीं लगता है, मैंने एग्जाम सप्लाई नहीं है, ये जीएसटी में एग्जेम्प्टेड है या फिर जीएसटी में नॉट टैक्सेबल है। तो देयर इज ए डिफरेंस, नॉट टैक्सेबल और एग्जाम दोनों में फर्क होता है। ऐसा नहीं कि नॉट टैक्सेबल का मतलब हो गया एग्जाम्प्ट, नो सर। यही यही डिफरेंस को समझाने के लिए मैं आपको पेट्रोल का बात कहा। जैसे पेट्रोल नॉट टैक्सेबल, नो डाउट, जीएसटी में टैक्स नहीं आया इसका, अभी तक नहीं आया। ऐसे कोशिश था 2022 में, एक मीटिंग हुआ था दिसंबर में, ट्राई कर रहा था गवर्नमेंट कि इसको लाया जाए, बट जीएसटी काउंसिल का मीटिंग में ऐसा किसी भी तरह का मैंने कंक्लूजन नहीं निकला कि जीएसटी को किसी भी तरह से जीएसटी के अंदर पेट्रोल को नहीं ला पाए सर, ताकि एटलीस्ट 110 से ये 100 के आसपास आ जाए। आप समझ पा रहे हो? अब जब दाम 83 रुपीज चल रहा था उस टाइम पे सिर्फ टैक्स कितना दे रहे थे आप? सेंट्रल गवर्नमेंट 33 लेता है, स्टेट गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 20 रुपीज लेता है, तो 33 प्लस 20 कितना हो जाता है? 53। तो 83 के पेट्रोल पे 53 तो सिर्फ टैक्स है। कुछ समझ में आ रहा है सर? माने मोर देन 50% टैक्स है सर। कुछ समझ में आ रहा है? हेलो, यस। है ना?
तो एक 83 के पेट्रोल पे मोर देन 50% टैक्स है। अगर यही पेट्रोल का हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी भी गवर्नमेंट चार्ज करे ना, मे बी 28% जो हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी है अभी, अगर इतना भी लगा दे तो उससे कम होगा, दाम बहुत कम हो जाएगा। लेकिन ये बहुत करेंटली पॉसिबल नहीं है। जो भी हो, आप समझ पाए सर कि पेट्रोल प्राइस ब्रेकअप कैसे होता है, ठीक है। एक तो इंडिया में होता नहीं है पेट्रोल, है ना, हमारे मिट्टी के नीचे पानी है, मिडिल ईस्ट में मिट्टी के नीचे तेल है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाईज के बीच का डिफरेंस आपको हल्का सा आइडिया लग गया है सर, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं आपको और भी ये सब बातें करता रहूंगा, ठीक है। तो चलो, अच्छा, और एक बात, पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी, ये कौन से सेक्शन में बोला गया, सेक्शन 11। ये कुछ बातें सुनो सर, पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी, गवर्नमेंट को ये पावर कौन देता है। हम लोग सेंट्रल एक्ट पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसीलिए सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं, और आईजीएसटी में सेक्शन 6 में बोला गया, एक ही बात है। सीजीएसटी में सेक्शन 11 में बोला गया, आईजीएसटी में सेक्शन 6 में बोला गया। आपको दोनों ही याद रखना चाहिए। सर सबसे ज्यादा कौन सा याद रखें, सर अगर कंफ्यूजन याद होता है तो सीजीएसटी ज्यादा याद करो, ठीक है, सेक्शन को अगर याद करना है तो। बट इफ पॉसिबल ट्राई टू रिमेंबर बोथ, बट एटलीस्ट सीजीएसटी वाला सेक्शन बिल्कुल याद रखे सर। स्टेट जीएसटी लॉ ऑल्सो कंटेन आइडेंटिकल प्रोविजंस। अब क्या है ना, 3 तरह का जीएसटी लॉ है, सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड एसजीएसटी। और जहां यूनियन टेरिटरी है वहां यूटी जीएसटी, क्योंकि जो यूनियन टेरिटरी होता है वो स्टेट नहीं होता, और जो स्टेट होता है वो यूनियन टेरिटरी नहीं होता। तो अंडर जीएसटी एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज दैट इज पब्लिक कंजम्पशन प्रोडक्ट हैव बीन एग्जेम्प्टेड, जैसे कि अनब्रांडेड आटा, मैदा, बेसन, अनपैक्ड फूड ग्रेन्स, मिल्क, एग्स, कर्ड, लस्सी, ताजा ताजा सब्जी, वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स आर अमंग द आइटम exempted from GST. Further essential service like health care service, education service, ये सब भी exempted कैटेगरी में रखा गया है। ओके, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ एग्जाम्पशंस, बट आगे आगे आपके साथ में सेक्शन वाइज चर्चा करूंगा, ठीक है सर। अब देखो, मैंने एक शॉर्ट नोट्स रेडी किया, आप लोगों को भी मैं शेयर करूंगा, अगर बाई चांस किसी को ना जाए ना ये शॉर्ट नोट्स, मेरे से कलेक्ट कर लेना। अच्छा, सैनन ने मेरे से एक शॉर्ट नोट्स मांगा है, किसका शॉर्ट नोट्स मांगा है सैनन आपने, ट्रांसफर का, शेयर ट्रांसफर का। ओके, मैंने दिया था सर, शेयर ट्रांसफर का शॉर्ट नोट क्या मैंने दिया था सबको, मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा, अगर है तो जरूर दे दूंगा सर। ओके, चलो, तो जीएसटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैंने एग्जाम्शन रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जॉट डाउन किया हुआ है, वही बात मैं आपके साथ थोड़ा सा बातचीत करूंगा, ठीक है सर। कि जैसे कि एग्जाम्शन अंडर जीएसटी का, स्पेशली गुड्स, ठीक है, सर्विस पे तो बात होंगे ही सर, स्पेशली गुड्स पे थोड़ा बात करूंगा। एग्जाम सप्लाई क्या होता है उस पर थोड़ा बात करूंगा, व्हाट इज एग्जाम सप्लाई। फिर मैं आपके साथ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का क्या पावर है, ठीक है, एग्जाम्शंस के लिए, जो अभी मैं बोल रहा था आपको, इसके बारे में थोड़ा बात करूंगा। एग्जाम्शन रिलेटेड कुछ क्लासिफिकेशंस में बात करूंगा, कितना तरह का एग्जाम्शंस होता है उस पर बात करूंगा, बस यही सब है और क्या। कुछ एफएक्यू भी आ जाएगा, ठीक है, जीएसटी एग्जाम्शन का कुछ कैलकुलेशंस है, ये भी मैं बोलूंगा आप लोगों को। व्हाट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जैसे ऑलरेडी इसी में मैं बात कर रहा था आपके साथ, है ना, बोलते बोलते बहुत कुछ हो जाता है। नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी, ये भी याद रखना चाहिए। नेगेटिव लिस्ट में जिसपे जीएसटी नहीं लगता उसको नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है, ठीक है, शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, उसको नेगेटिव लिस्ट बोलते हैं, जिसपे जीएसटी चार्ज नहीं होता। यही सब है। डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्प्ट, नील रेटेड, जीरो रेटेड एंड नॉन जीएसटी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एग्जेम्प्ट क्या है, नील रेटेड क्या है, जीरो रेटेड क्या है, नॉन जीएसटी क्या है। गजब का बात है सर, है ना, गजब पॉइंट है, याद रखने वाला पॉइंट है सर। चलो, आते हैं सर, आते हैं, और फिर कुछ क्वेश्चन आंसर भी देके रखा हूं, इसको भी गो थ्रू कर लेना एक बार, मजा आने वाला है। चलो, तो एग्जाम्शंस को एकदम थोड़ा सा फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, फटाफट।
अंडरस्टैंडिंग द टैक्सेबिलिटी ऑल्सो इन्वॉल्व्स नोइंग वेदर द आइटम इज एग्जेम्प्ट और नॉट अंडर जीएसटी। टैक्सेबिलिटी जानने का मतलब ये भी होता है कि भाई प्रोडक्ट पे जीएसटी लगेगा कि नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको इतना देर से समझाने का कोशिश कर रहा था। ड्यू टू दी स्कोप ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज बीइंग वाइडेंड अंडर जीएसटी, धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, टैक्सेबल सप्लाई बढ़ रहा है। क्यों? तो सरकार छोड़ेगा नहीं। गवर्नमेंट का क्या है ना, उनको बस पैसा, जैसे सबको पैसा चाहिए, सरकार को भी पैसा चाहिए। अच्छा, लेकिन इसीलिए गवर्नमेंट ना जीएसटी के बारे में, एग्जेम्पशन के बारे में बहुत क्लियरली डिफाइन करता है। सो नॉट जस्ट नोइंग द एग्जेम्पशन लीस्ट बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीकेशन ऑफ एन आइटम बीइंग एग्जेम्प्ट इज इंपॉर्टेंट, है ना। सिर्फ एग्जेम्पशन आइटम जानने से नहीं होगा, साथ में ये भी जानना चाहिए कि इम्प्लीकेशन क्या है इसका। बिकॉज एग्जेम्पशन के साथ आईटीसी भी जुड़ा हुआ है, एग्जेम्पशन के साथ आईटीसी भी जुड़ा हुआ है ना। व्हाट इज आईटीसी सर? आईटीसी माने इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, आईटीसी माने क्या सर? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखो, जिस प्रोडक्ट में जीएसटी नहीं लगता है, एग्जेम्प्टेड है, तो उसका आईटीसी का कैलकुलेशन क्या करेंगे? मैंने आपको चार्ज अंडर जीएसटी में टर्नओवर बता रहा था, उसमें भी एग्जेम, क्या बोलते हैं उसको, उसमें भी एग्जेम्पशन के बारे में, टर्नओवर का जो कैलकुलेशन है उसमें मैं लास्ट दिन बता रहा था आपको, इवन केस स्टडीज भी किया 2-4। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, अगर किसी प्रोडक्ट में एग्जेम्पशन है तो उस रिगार्डिंग आईटीसी का क्या करें, या फिर आईटीसी मिलेगा कि नहीं, चर्चा जारी रहेगा। सर नॉर्मली तो आईटीसी नहीं होता है, एग्जेम्प्टेड गुड्स का क्या आईटीसी सर? अच्छा, व्हाट कैन बी नील रेटेड टुडे? अगर कोई गुड्स आज नील रेटेड है, उस पे गवर्नमेंट बाद में हाई रेट ऑफ टैक्स चार्ज कर सकता है। यही नील रेट ऑफ टैक्स का खेला है सर, समझ रहे हो? दुनिया जीएसटी का खेला है। आज जो नील रेटेड है, कल उस पे गवर्नमेंट हाई रेट ऑफ टैक्स लगा सकता है। अरे बाप, जैसे आप लोगों को पता है, ये जो क्रिप्टो करेंसी बोल के आप लोग सुने हो, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन। बिटकॉइन, वेरी गुड सर। क्रिप्टो में कितना जीएसटी लगता है? क्रिप्टो करेंसी में गवर्नमेंट ऐसे तो 30% टैक्स लगा है इंडिया में, इसमें गवर्नमेंट 30% टैक्स लगा दी, माने बेसिकली ये इनकम टैक्स है, टीडीएस लगता है। जीएसटी के बारे में अभी तक मोस्ट प्रोबेबली कुछ बोला नहीं है, बट इसमें ना पहले टैक्स नहीं था, इंडिया में कोई रूल नहीं था, ठीक है। जीएसटी के बारे में, डिजिटल एसेट डोंट हैव स्पेसिफिक एचएसएन कोड, ये जो मैं आपको बोल रहा था ना सर, एचएसएन कोड के बारे में, द सेल ऑफ गुड्स कैन बी रिपोर्टेड यूजिंग एचएसएन कोड एंड द कैटेगरी आधार विद एन 18% टैक्स रेट। अब ये इसका कोई मुझे श्योरिटी नहीं लग रहा है, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्रिप्टो डिजिटल एसेट में जीएसटी रेट के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा सर, क्रिप्टो में। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा था, मेनली आपको मैं ये बता रहा था कि जब कोई प्रोडक्ट में कोई टैक्स नहीं था, अब अचानक से सरकार टैक्स लगा सकता है। जैसे इनकम टैक्स में पहले नहीं था, टीडीएस में नहीं था, क्रिप्टो में ला दिया 2023 के बजट में, फेब्रुआरी में ही बोला गवर्नमेंट ने कि क्रिप्टो में 30% टीडीएस काटेगा। ऐसे क्रिप्टो में बहुत खराब हालत है अभी आजकल, बहुत लोगों ने लॉस खाया बिटकॉइन में, क्योंकि कोई बेस नहीं है। ज्यादातर कंट्री बिटकॉइन को लीगल टेंडर भी नहीं मान रहे आजकल। एक टाइम पे लीगल टेंडर मान रहा था बिटकॉइन को, लेकिन अभी একটা बिटकॉइन को, কান্ট্রি করেছিল ওই কন্টিনিউ অনলাইন প্রসেসে ওর মানি ভ্যালুটা থাকবে। হ্যাঁ ওটাই তো বলছি, অনেক কান্ট্রি করেছিল কিন্তু এখন আস্তে আস্তে ওরাও বন্ধ করে দিচ্ছে। কোনো বিকজ কন্ট্রোল না থাকলে সেটা পসিবিলিটি ভ্যালু গুলো প্রবলেম করে। কারণ ক্রিপ্টোর কোনো বেস পাওয়া যাচ্ছে না, कि কি বেসিসে ক্রিপ্টোকে ভ্যালু বাড়ছে বা কমছে। যেমন শেয়ারের ভ্যালু বাড়া কমা বোঝা যায়, है ना, शेयर का वैल्यू बढ़ रहा है कम रहा है, क्यों हो रहा है, उसका रीजन समझ में आता है। क्रिप्टो का कुछ ऐसे पर्टिकुलर, मैंने कोई लॉजिकल रीजन नहीं समझ में आ रहा। तो यही वन ऑफ द रीजन है, और भी बहुत सारा कारण है, छोड़ो अभी क्रिप्टो में बात नहीं करेंगे। अच्छा, अब बात क्या है सर? तो मैं आपको यही बता, जो आज नील रेटेड है उस पर कल हाई रेट ऑफ टैक्स लग सकता है, यही नील रेटेड का कॉन्सेप्ट है।
clearly demarking the various terms such as nil rated, exempt, zero rated and non GST supplies under GST is important. ठीक है, okay. Now what is exempt supply? Exempt supply comprise the following three types of supply. जब भी बात exempt supply का होता है, अब जो लोग ऑलरेडी सप्लाई अंडर जीएसटी पढ़ चुके हो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर सप्लाई। अगर नहीं हुआ है अभी तक, बैकअप से करो, समझ में आ जाए बहुत अच्छा, नहीं समझ में आए ऑफलाइन में आके पूछो, और अगर फिर भी ना समझ में आए बाद में लाइव क्लास कर लेना, जिनका एग्जाम देरी है। अच्छा, सप्लाई अंडर जीएसटी सप्लाई माने क्या होता है? बेसिकली ट्रांजैक्शन जब अराइज होता है ना, सप्लायर जब सप्लाई करता है, दैट इज इन सिंपल सप्लाई। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई माने आप सप्लाई करोगे पर गवर्नमेंट उसमें जीएसटी नहीं लगाएगा। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या कॉम्प्राइज होता है, माने क्या क्या आ सकता है? सप्लाई टैक्सेबल एट नील रेट ऑफ टैक्स, दैट इज 0%। सप्लाई दैट आर होली और नील और partially exempted from CGST or IGST by way of a notification amending section 11 of CGST Act or section 6 of the IGST। मीन्स अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जी मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जीएसटी डिपार्टमेंट, ओके, जीएसटी डिपार्टमेंट सीजीएसटी हो या आईजीएसटी, कोई भी एक्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन देके बोलता है सेक्शन 11 के तहत फ्रॉम सीजीएसटी एक्ट, ठीक है, और आईजीएसटी होगा तो सेक्शन 6 के तहत कि भाई इस प्रोडक्ट में हम लोग पार्शियल एग्जेम्पशन देने वाले हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करता है तो भी वो भी आ सकता है, पार्शियली भी हो सकता है, होली भी हो सकता है। होल होगा तो कंप्लीट हो जाएगा, पार्शियल होगा तो आधा होगा, अगर नोटिफाई करता है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मैं आपको अभी बता रहा था, सेक्शन 2 सबसेक्शन 78 का पार्ट है सर। अभी इसके बारे में मैंने चर्चा किया, अभी कुछ देर पहले ही हो रहा था, और नहीं बताऊंगा। और एक बात सर, एग्जाम सप्लाई जो भी होता है ना, उसमें जो आईटीसी होता है, अब आईटीसी का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बार क्लास में डिस्कस किया, रिसेंट ट्रेंड में भी बार बार किया, और अगर आप लोग बेसिक्स ऑफ जीएसटी का क्लास एक बार कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आईटीसी क्या होता है ये क्लियर हो जाएगा। या फिर कुछ दिन बाद मैं आईटीसी भी स्टार्ट करूंगा लाइव क्लास में, ठीक है, तब फिर से एक बार आईटीसी पढ़ लेना, नो इश्यू। तो बेसिक पॉइंट है सर कि बेसिकली आईटीसी वो होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, जब आप परचेस करते हो तो आप टैक्स देते हो, बेचने के टाइम पे आप टैक्स कलेक्ट करते हो, लेकिन अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो टैक्स तो कलेक्ट नहीं कर पाओगे, है ना। नॉर्मली परचेस के टाइम पे भी टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अगर फॉर्मेशन चेंज हो जाए ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि टैक्स नीड नॉट बी पेड ऑन दीज सप्लाईज, ओके। इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाईज विल नॉट बी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ सेट ऑफ। नॉर्मली हम लोग आईटीसी सेट ऑफ करते हैं, परचेस के टाइम पे जो टैक्स पे करते हैं, सेल के टाइम पे जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है, मैंने इनपुट टैक्स माने परचेस टैक्स, ओके, इनपुट टैक्स माने परचेस टैक्स। सपोज आप 100 रुपए का प्रोडक्ट परचेस करते हो, जिसमें आप 10% मानो टैक्स देते हो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, तो 100 में आप कितना टैक्स दे दिया, 10%। सेल करने के टाइम पे 120 में सेल कर रहे हो, उसमें 10% टैक्स लगा रहे हो, है ना। तो 120 पे 10% कितना हो जाता है, 12%। कितना होता है 120 का 10%? 12 ना। तो 120 पे 10% टैक्स जो है ये आप कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और ये आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। अब गवर्नमेंट आपको बोलता है कि 12% दो, तो तब आप बोलते हो रुको सरकार, मेरे पास आईटीसी है ना। तो 12 में से 10% आप एडजस्ट करोगे, सेट ऑफ करोगे, फिर 2% सरकार के घर में जमा करोगे, इसे कहते हैं आईटीसी इन सिंपल। तो कहता है कि ये जो एग्जेम्प्टेड गुड्स है, इसका जो भी हिसाब किताब है ना, ये सेट ऑफ या यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड है। जीरो रेटेड सप्लाई सच एज एक्सपोर्ट। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है, जैसे कि एक्सपोर्ट में ना गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाता नॉर्मली, नॉर्मली सर एबनॉर्मली लगा सकता है, हाँ लगा सकता है, लेकिन जीरो रेटेड सप्लाई सच एज एक्सपोर्ट वुड नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई टैक्सेबल एट नील रेटेड ऑफ टैक्स। जीरो रेटेड का मतलब नील रेटेड नहीं, जीरो रेटेड सप्लाई जैसे कि एक्सपोर्ट में टैक्स नहीं लगाया जाता, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो लगा सकता है कभी, तो उसे
would not be treated as supply taxable at nil rate of tax. इसे nil rate of tax तो नहीं मानेंगे, इसको जीरो रेटेड सप्लाई मानेंगे। जैसे कि एक्सपोर्ट, जब कोई प्रोडक्ट इंडिया के बाहर जाता है, ठीक है, जब हम कोई प्रोडक्ट इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी सप्लाई है, बट उसको जीरो रेट लगाया जाता है। सर बात समझ में आ रहा है ना? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं सर, डिटेल्स चर्चा भी करूंगा, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट डिस्कशन को थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट पे कर लिया जाए इजी लैंग्वेज में, तो आपको ना थोड़ा कनेक्टेड हो जाता है। बोलो सर, कनेक्ट हो रहा है ये सर? नो? यस और नो? बोलो। সবাই বুঝতে পারছে তো? বুঝতে পারছে কি পারছে না? Yes. Okay sir. Central or the state governments are empowered to grant exemption from GST. अब GST से प्रोडक्ट को छूट मिले या सर्विस को छूट मिले ना मिले, ये किसके पास पावर है? ये पावर सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, मेनली सेंट्रल के पास है, बट स्टेट भी कर सकता है विद रिकमेंडेशंस ऑफ सेंट्रल एक्सेट्रा। तो द कंडीशन फॉर ग्रांटिंग एन एग्जेम्पशन आर, एग्जेम्पशन क्यों देता है, क्या कंडीशन हो सकता है? एग्जेम्पशन शुड बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे एग्जेम्पशन करना पब्लिक इंटरेस्ट में ठीक है तो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जीएसटी ऑन कोविड वैक्सीन। सर आप लोग सब वैक्सीन लगाया था? थैंक यू सर, सभी ने लगाया होगा। सर ये देखो, ये पुराना खबर है थोड़ा, लेकिन ये खबर आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि क्या बता रहे हैं, 5% जीएसटी पेबल ऑन एडमिनिस्ट्रेटिंग कोविड-19 वैक्सीन बाय हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या हुआ था, ये पुराना बातें हैं सर, न्यूज भी बहुत आया था। ये देखो, भारत बायोटेक इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन टू कॉस्ट 800 प्लस 5% जीएसटी। लेकिन सर इसको लेके बहुत बहस हुआ था जब ये पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज हुआ था कि कोविड वैक्सीन पे या कोविड मेडिसिन पे जीएसटी गवर्नमेंट लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो पहले तो डिसीजन हुआ था कि एग्जेम्प्टेड कर दिया जाए, लेकिन एग्जेम्प्टेड करने पे प्रॉब्लम हो रहा था कि गवर्नमेंट को उसके बारे में ना प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि प्राइस मैनिपुलेशन हो रहा था, प्राइस मैनिपुलेशन हो रहा था। तो गवर्नमेंट बाद में जीएसटी लगाया। इसको लेके सीतारमण निर्मला जी को बहुत ज्यादा क्वेश्चन का भी सामना करना पड़ा, पर अल्टीमेटली 5% जीएसटी गवर्नमेंट ने इस पे लगाया। इसको लेके मैं कभी बात कर लूंगा, ये अलग चर्चा है कि जीएसटी वैक्सीन में लगना चाहिए था कि नहीं लगाना चाहिए था। ये देखो सवाल उठा था कि जीएसटी एंड वैक्सीन, द वैक्स टैक्स वार, इसके ऊपर काफी खबर हुआ था। ये पुराना खबर है, 2021 का खबर है। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ताकि आप लोग बात को समझो। तो क्वेश्चन रेज हुआ था, शुड द गवर्नमेंट लेवी जीएसटी ऑन द लाइफ सेविंग वैक्सीन? स्टेट गवर्नमेंट हैव मेड एन इम्पैशन प्ली दैट देयर शुड बी नो जीएसटी ऑन वैक्सीन। स्टेट बता रहा था कि वैक्सीन में जीएसटी नहीं होना चाहिए एंड कोविड-19 रिलेटेड ड्रग्स एंड मेडिसिन। Tamil Nadu Chief Minister has called for removal of GST on COVID-19 vaccines and other medicines that are used to treat the infection and consult the GST Council and reset the rates at zero till the pandemic is brought under control. Zero rated करने का तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने बताया था। Responding to the various letters sent to the center, the finance minister, Mani Nirmala ji, has stated that if full exemptions from GST were given, the domestic producer of these items would be unable to offset taxes paid on their inputs and input service and would pass these on to the end consumer by increasing their price. निर्मला जी ने जो लॉजिक दिया था कि अगर ये पॉइंट को समझो सर, द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ऑफ दीज आइटम्स, जो लोग ये मेडिसिन वगैरह में, स्पेशली वैक्सीन तो ज्यादा लोग नहीं बना रहा था, वैक्सीन फिर भी कंट्रोल हो सकता था,
वैक्सीन फिर भी कंट्रोल हो सकता था। तो निर्मला जी ने क्या बताया, मैं आपको वही बता रहा हूँ, सही गलत तो बाद में आप लोग रिसर्च कर लेना। ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पार अभी तक के लिए तो ओवर हो चुका है भाई, ऊपर वाले की मर्जी बोलो, गॉड ग्रेस बोलो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ऑफ दीज आइटम्स वुड बी अनेबल टू ऑफसेट टैक्सेस, तो वो टैक्स को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर जीएसटी उसमें नहीं रहेगा तो ऑन देयर इनपुट्स, माने जो भी परचेज होगा और इनपुट सर्विसेज, एंड वुड पास दिस ऑन टू द एंड कंज्यूमर्स। तो क्या होगा ना, अगर मानो कि कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो भी परचेज प्रोडक्ट परचेज करेगा ना, तो वो उसके ऊपर वो जोड़ता जाएगा, ठीक है, और उसका अल्टीमेट प्रोडक्ट का दाम पब्लिक के ऊपर पास करेगा, तो उसमें अल्टीमेटली प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा। ये बेसिकली एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल सिचुएशंस है। अब सीतारमन जी इसको इसीलिए 5% रेट में लगा दिया, ताकि 5% एडजस्ट होता जाए। माने जब परचेस करे, मानो रॉ मटेरियल 100 में परचेस कर रहा है, उसमें 5% जीएसटी दे रहा है, फिर गवर्नमेंट को उसके ऊपर एक प्रॉफिट लगा रहा है, 110 मानो लगा रहा है, उसके ऊपर 5% टैक्स कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ऑफसेट करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर सिर्फ 100 के ऊपर मानो दाम बढ़ा के 100 के जगह उसको 120 कर देगा, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस मैनिपुलेट हो सकता है, लेकिन जीएसटी आएगा ना, तो गवर्नमेंट को भी उसको भी पता है कि ज्यादा दाम हो जाएगा तो पब्लिक परचेस नहीं करेगा। एक प्रोडक्ट का दाम 100 है, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप 5% जीएसटी लगाते हो तो प्रोडक्ट एक रेंज के अंदर रहता है। वही प्रोडक्ट अगर आप पहले ही कॉस्टिंग ज्यादा दिखा के दाम बढ़ा के कस्टमर के ऊपर लगाते हो, है ना, तो गवर्नमेंट को ये चीज पता लग गया था, सेंट्रल को, कि अगर वो लोग जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा तो दुकानदार लोग ऑलरेडी दाम बढ़ा के ही मार्केट में लाएगा, तो अल्टीमेटली दाम और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो भी हो, ये निर्मला जी का मानना था, ठीक है, तो ये इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुआ था, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने 5% जीएसटी लगाया था और इसको जीरो रेटेड में लाया था। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? प्लीज ये सब खबर पढ़ा करो, समझ में ना आए फिर भी पढ़ा करो। कोई बोलेगा सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ो ना, क्या प्रॉब्लम है? पढ़ते पढ़ते एक दिन ऐसा आएगा सब समझ में आ जाएगा। लेकिन आदत तो रखो सर, आदत रखो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो, क्योंकि आप लोग कोई आम आदमी नहीं बनोगे सर, खास बनोगे, इसीलिए मैं आप लोगों को ये रिकमेंडेशन करता रहता हूँ। ओके ओके, ठीक है, चलो। अब रेलिवेंट पॉइंट है इसलिए बताया। तो पब्लिक इंटरेस्ट समझ में आ गया? हेलो, पब्लिक इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पब्लिक इंटरेस्ट में जीएसटी एग्जाम कैसे करेगा? यस सर। नोटिफिकेशन देके, ठीक है, सरकार को लगता है कि इसमें एग्जाम करना चाहिए, टाइम नोटिफिकेशन देके कर सकता है, मस्ट बी रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल। तो जो भी करता है काउंसिल के रिकमेंडेशन पे करेगा। एब्सोल्यूट एग्जाम्पशन और कंडीशनल एग्जाम्पशन में भी फॉर एनी गुड्स, ठीक है, और सर्विस ऑफ एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शंस, exemptions by way of a special order और not notification। नोटिफिकेशन अलग होता है, स्पेशल ऑर्डर अलग होता है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में गवर्नमेंट एग्जाम कर सकता है। रजिस्टर्ड पर्सन, जैसे मानो कई बार ऐसे होता है ना, मानो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मिलिट्री को चाहिए होगा या आर्मी को चाहिए होगा, अब उसमें नॉर्मल रेट नॉर्मली जीएसटी लगता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर रीजन हो गया होगा कि आर्मी या मिलिट्री को वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, स्पेशल ऑर्डर देके प्रोडक्ट पे जीएसटी हटा देगा और आर्मी या मिलिट्री को सप्लाई करेगा, ऐसा करता है। सिचुएशन का अगर जरूरत पड़ता है, नीड ऑफ द आवर अगर होता है ना, तो गवर्नमेंट ऐसा सिचुएशन जनरेट कर सकता है। Registered person supplying the goods or service is not entitled to collect tax higher than the effective rate where the supply enjoys an absolute exemption। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन, माने जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स का या सर्विस का सप्लाई करता है, नॉट एंटाइटल्ड टू कलेक्ट टैक्स हायर देन द इफेक्टिव रेट, अगर रेट 5% है तो उससे ज्यादा नहीं लगा सकते आप, है ना, और वेयर द सप्लाई एंजॉयज एब्सोल्यूट एग्जाम्पशन, ठीक है, और अगर उस पर एग्जाम्पशन लगा हुआ आता है तो आप बिल्कुल एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगा सकते। सिंपल बात है सर, जो प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड गुड्स पे जीएसटी नहीं, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं। पब्लिक को भी इसलिए जागरूक होना जरूरी है, जागो ग्राहक जागो।
ठीक है, कि जीएसटी ना देना भी गलत होता है और दुकानदार भी आपको गलत तरीके से जीएसटी ले लेता है, ये भी गलत बात होता है। आपको पता नहीं है, आप दे के आ गए। इसलिए जब तक देश, कंट्री जब तक नॉलेजेबल नहीं बनता है ना, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी बढ़ जाता है ना। तो इसलिए बच के रहना चाहिए। ठीक है, बचना कैसे, बस ज्ञानी बनने से बच जाएंगे सर। प्रॉपर नॉलेज है सर, प्रॉपर नॉलेज। रट्टू तोता तो गलत हो जाएगा, वो तो समझ, बिना समझ के जानेगा तो गलत हो जाएगा। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, ठीक है, उसमें सेक्शन 11 में कुछ बात कहा है, जैसे कि ऑन टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस ऑफ एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इज इट सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कोई पर्टिकुलर गुड्स पे स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन पे अगर ये सेटिस्फाई करता है पब्लिक इंटरेस्ट पे, ठीक है, तो नोटिफिकेशन जारी करेगा। नोटिफिकेशन ए, सेक्शन 11 सबसेक्शन 1, एग्जाम जनरली, नॉर्मली कर देता है। एब्सोल्युटली नॉट ऑप्शनल और सब्जेक्ट टू कंडीशंस, या तो कंप्लीटली करेगा या तो पार्ट करेगा। ठीक है, पार्ट टैक्स मैंने 5% लगता था, चलो 2.5% करते, 10 लगता था मैंने 5 करते, 12 लगता था 6 करेंगे, ऐसा भी कर सकता है। नोटिफिकेशन बाय स्पेशल ऑर्डर, या तो ए करेगा या तो बी करेगा, स्पेशल ऑर्डर एग्जाम कर देगा कंप्लीटली। अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस एक्सेप्शनली स्पेसिफाइड इन सच ऑर्डर होल टैक्स करेगा। स्पेशल ऑर्डर में नॉर्मली होल करता है, नोटिफिकेशन में होल भी करता है, पार्ट भी करता है। ठीक है, कंसिडर इट नेसेसरी, अगर नेसेसरी है, स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन नहीं है, नेसेसरी है, फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफाइंग द स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ ए और बी, ठीक है, इस तरह का नोटिफिकेशन देगा। इंसर्ट एन एक्सप्लेनेशन, क्या जरूरत है वो बताएगा। ठीक है, एज द केस में बी विद इन 1 ईयर सच क्लैरिफिकेशन टू हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कभी कभी रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, माने रेट्रोस्पेक्टिव माने, मानो रेट्रोस्पेक्टिव माने क्या बोलेंगे सर, पहले से 2022 में 23 में अगर गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जीएसटी एग्जाम्प्ट कर रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि 2022 से अगर कोई जीएसटी गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया उससे भी एग्जाम्प्ट करना पड़ेगा। तो सर तब तो जीएसटी गवर्नमेंट ने कलेक्ट कर लिया, हाँ ठीक है, कर लिया तो कर लिया, तो क्या प्रॉब्लम है। रेट्रोस्पेक्टिव वे में अगर इफेक्ट होता है ना, अनाउंसमेंट हो रहा है या नोटिफिकेशन दे रहा है 23 में, पर इफेक्ट होगा 22 से। ठीक है, एग्जाम्पल में। ठीक है, अब क्या होगा, अगर 22 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है ना, आप लोग डेप्रिसिएशन में ये चीज पढ़ चुके हो, कभी पढ़े हो सर, डेप्रिसिएशन रेट्रोस्पेक्टिव चार्ज होता है। ये टॉपिक डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन में बताया जाता है सर, रेट्रोस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन। मैंने नॉर्मली अकाउंट्स में ये चीज आप लोग शायद सुने होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, रेट्रोस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन में मानो 2023 में कंपनी डिप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन बोल रहे हैं नहीं ये डिप्रिसिएशन 23 से नहीं 22 से चालू होगा। ऐसा होता है, नोटिफिकेशन देके ऐसा किया जाता है। तो अगर गवर्नमेंट जीएसटी ले लेगा ना तो उसको रिफंड कर देगा। बात समझ में आया सर। बेबट्टा पूछा कैसे, Yes. 11.1, 11.2 एंड 11.3 ऐसा होता है सर। सरकार का इच्छा है जो मर्जी कर सकता है। सर क्या बोलते हो, हाँ सर, मैं क्या बोलता वो नहीं है गवर्नमेंट चलता ऐसे ही है, बस जब जैसा चले आपको उनके जैसा चलना पड़ेगा। टैक्स है, लॉ है सर। लॉ क्या क्या होता है जब जो रूल चलेगा वो रूल चलाना पड़ेगा। अगर वो रूल पब्लिक के हित में हो, फेवर में हो तो अच्छा है, अगर पब्लिक के फेवर में ना हो तो बेकार है, क्या कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्जेम्पशन, चलो एग्जेम्पशन को थोड़ा क्लासीफाई करते हैं। सप्लायर में भी एग्जेम्प्ट, एग्जेम्पशन टू द पर्सन मेकिंग सप्लाईज दैट इज सप्लायर। किसको एग्जेम्पशन, सप्लायर को एग्जेम्पशन, रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। चाहे किसी भी तरह का सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई हो, माने जो सेलर है बेसिकली, आउटवर्ड सप्लाई माने सेलर, माने जब वो सेल कर रहा है, सप्लायर जब सेल करता है। जैसे कि अगर आप चैरिटेबल सर्विस देते हो, सर्विस बाय चैरिटेबल एंटिटीज, एग्जेम्प्ट है, मे बी एग्जेम्प्ट। सर एग्जाम्पल दो, चलो मैं आपको चैरिटी पे एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। इंडिया में चैरिटी बहुत होता है,
तो सिर्फ इंडिया में ही होता है, बाहर में नहीं होता? अरे होता होगा। पर चैरिटी का कॉन्सेप्ट हमारे देश के साथ ना बहुत पुराना रिश्ता नाता है इसका, बीच में ना थोड़ा गड़बड़ा गया था सर। लेकिन सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, चैरिटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट इन आवर कंट्री बहुत पुराना है सर। कैसे? इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारे देश का मंदिर। ठीक है, ये जो मंदिर होता है ना, इसको लेके लोग राजनीति करते हैं, लेकिन मंदिर बेसिकली, मंदिर या मंदिर का जो ट्रस्ट होता था, आज भी आपको, आप लोगों को शायद नहीं पता, स्पेशली इन आवर साउथ इंडिया। ठीक है, क्योंकि साउथ इंडिया में मंदिर अभी भी काफी रिच है। इंडिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल माना जाता है तिरुपति बालाजी, जो तिरुमाला बोल के एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वहां पर है। ये मंदिर इतना डोनेशन कलेक्ट करता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये जो डोनेशन कलेक्ट करता है, इवन कोई कोई तो सर गोल्ड डोनेट करता है, तो सोना बहुत है उनके पास, बहुत सोना है। कोई कोई बोलता है कि अमेरिका के गोल्ड रिजर्व के समान सोना होगा। जितना अमेरिकन के पास गोल्ड रिजर्व होगा, उतना सोना शायद तिरुपति के पास होगा। एक्चुअली ये प्रैक्टिस आज से नहीं है, ये प्रैक्टिस हजारों साल पुराना है। इवन आपको सुन के अच्छा लगेगा कि ये मंदिर से जो पैसा कलेक्शन होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट वहां से अपना पार्ट लेता है और उससे स्टेट का डेवलपमेंट में भी काम करते हैं। ऐसे ये कॉन्सेप्ट हर एक बड़े मंदिर के साथ होता है, स्टेट गवर्नमेंट उससे पार्ट लेता है। इसको लेके काफी सारा कंट्रोवर्सी है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। महाराष्ट्र में शिरडी साई बाबा बोल के एक बहुत फेमस एक सेंट है, बहुत पुराना, 100 साल पुराना है। साईं बाबा, आप लोग नाम सुने होंगे, ऐसे गाना भी बहुत होता है, शिरडी बाले साईं बाबा। ठीक है, तो साईं बाबा के ट्रस्ट में बहुत पैसा कलेक्शन होता है, और उस कलेक्शन से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लोन लेता है, फिर उससे गवर्नमेंट उस एरिया में या गांव साइड में डेवलपमेंट करता है। सो जस्ट इमेजिन कि चैरिटेबल वर्क हमारे देश में बहुत पुराना बात है। ठीक है, और आज अभी करेंटली तो और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ना चैरिटेबल मैटर को लेके कुछ केस था, मैं आपको बताता हूँ। रिलीजियस यात्रा, रिलीजियस यात्रा और पिलग्रिमेज। ठीक है, तो इंडिया में दो बहुत फेमस पिलग्रिमेज है ना। एक है सर जो हिंदू लोग करते हैं, और एक है जो मुस्लिम लोग करते हैं। हिंदू लोग जो करते हैं, जो हिंदू बिलीव के हैं, इनका है सर कैलाश मानसरोवर यात्रा करना। ठीक है, इसके लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा बेसिकली कैलाश पर्वत में माना जाता है, हिंदू बिलीव है कि वहां पर शिव जी तपस्या करते हैं। ठीक है, शिव जी का घर है वहां पर। तो वहां पर जाने से क्या मिलता है सर? मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है, शांति मिलता है, बहुत कुछ। तो कुमायूं मंडल विकास निगम लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के अंडरटेकिंग में है। तो ये लोग रिलीजियस काम करते हैं, वहां पर जाके आपको अगर कैलाश यात्रा करना हो, और भी बहुत सारे यात्रा जो है केएमबीएन के अंडर पे आता है। और मुस्लिम का जो सबसे पॉपुलर यात्रा है सर, हज कमेटी, स्टेट हज कमेटी, इंक्लूडिंग ज्वाइंट स्टेट कमेटी। तो इस तरह का कमेटी भी बना हुआ है जो रिलीजियस पिलग्रिमेज कराते हैं। तो रिलीजियस यात्रा पिलग्रिमेज ऑर्गेनाइज्ड बाय एनी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट आर नॉट exempt. Only such service or religious pilgrimage are provided by specified organizations in respect of a religious pilgrimage facilitated by Government of India under the bilateral arrangement. क्योंकि अलग अलग कंट्री है, जैसे केएमबीएन के थ्रू से हम लोग जो कैलाश जाते हैं ना, कैलाश कहाँ है पता है आप लोगों को? कैलाश इंडिया में नहीं है। सर क्या बोलते हो? अरे सर क्या बोलो, दुख की बात, दुखद बात है सर, कैलाश इज नॉट इन इंडिया। हम लोग ऐसे गाना होते हैं, जो लोग शिव जी को बहुत मानते हैं वो लोग गाना सुनते हैं, भजन सुनते हैं सर, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, ऐसे गाना है, बहुत फेमस फेमस गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सुनता हूँ सर। बोलते हैं कि शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, बोलते हैं शंकर संकट हरना, ऐसे ऐसे बहुत सारे भजन है। जो भी हो, अब मेरा बात सुनो, ये है कैलाश।
इसको तिब्बतन लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं। इसका मतलब भी वही है, भगवान का ही दार माना जाता है। ये जो कांगरी मोके पीक लिखा है ना सर, ये भी भगवान का ही नाम है। ये तिब्बतियन लैंग्वेज में मोस्ट प्रोबेबली शिव जी का नाम है। तिब्बतियन लैंग्वेज में उनके लिए भी उतना ही पावरफुल एरिया है। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये तिब्बत में है और तिब्बत चाइना के अंडर में है। इसको एडोब ऑफ शिवा माना जाता है पुराने समय से। और इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि कैलाश इज द सेंट्रल ऑफ द वर्ल्ड। सेंट्रल पावर जो है पूरा दुनिया को चलाने का, उसका माने मेन फोर्स यहाँ पर माना जाता है। साइंटिस्ट ने भी ये चीज प्रूव किया है। कहा कहते हैं कि यहाँ पर जाने से एज बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स बहुत पावरफुल है। आपका दांत नाखून, ठीक है, बाल जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा, बूढ़ा हो जाओगे जल्दी। यहाँ पर लोग ज्यादा दिन रहेगा तो बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। सर छोड़ो, लेकिन मैं कहना क्यों चाहूँ, ये बायलैटरल एग्रीमेंट क्यों है? क्योंकि अगर इंडिया से किसी को कैलाश जाना है ना, तो चाइना के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट करना पड़ता है। जैसे मुस्लिम को अगर हज जाना है, तो हज तो यहाँ नहीं है, हज तो मक्का मदीना में है, दुबई, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में है। तो ये सब बायलैटरल है। ये उत्तराखंड सरकार यहाँ पर केएमबीएन के थ्रू से यात्रा करते हैं इस तरह से। और ये देखो, ये मानसरोवर है। ये जो दो देख रहे हो ना, दो सरोवर है, लेक, ये लेक है मानसरोवर। एक है मानसरोवर, ये है मोस्ट प्रोबेबली मानसरोवर, और ये है कुछ एक है वो। इंटरेस्टिंगली, एक पानी स्वीट होता है और एक पानी खारा होता है, माने सॉल्टी होता है। और ये इंडिया में मैक्सिमम जो रिवर सिस्टम है ना, इंदास, ब्रह्मपुत्र, सब इसी सरोवर से बना है सर। इसीलिए इतना मान्यता है। लोग किसी को ऐसे ही भगवान नहीं कर देते, क्योंकि सारा भारत का सारा रिवर सिस्टम, सारा कनेक्शन, माने भारत का पूरा लाइवलीहुड इस पे डिपेंड करता है, ये सरोवर से डिपेंड करता है। सर क्या बात करते हो? अरे सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, साइंटिफिक बातें कर रहा हूँ। बाकी तो सर अपना अपना नॉलेज है। देखो, तो मैं आपको क्यों ये सब बता रहा था, क्योंकि रिलीजियस मैटर पे थोड़ा बात भी हो रहा था, और मैं आपको केएमबीएन के बारे में भी थोड़ा बताया। नहीं तो आप लोग क्या ना, कनेक्ट नहीं कर पाओगे। सर जरूरी है इतना बताना? सर मत जानो, क्या फर्क पड़ता है। ओनली सच सर्विस और रिलीजियस पिलग्रिमेज एज आर प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस एग्जेम्प्टेड होता है। लेकिन सारे के सारे रिलीजियस यात्रा से एग्जेम्प्टेड नहीं होता है। तो नॉर्मली कुमायूं मंडल विकास निगम या फिर हज कमिटी ऑफ इंडिया, ये जो सर्विस देते हैं ये एग्जेम्प्टेड है। इन शॉर्ट, एज पर एंट्री नंबर 60 जीएसटी एक्ट में, द सर्विस प्रोवाइडेड बाय हज कमिटी, द सर्विस प्रोवाइडेड बाय कुमायूं मानसरोवर कुमायूं मंडल निगम लिमिटेड, पिलग्रिमेज टू मक्का एंड कैलाश। इसलिए मैं आपको मक्का और कैलाश दोनों के बारे में बात कर रहा था। मक्का कहाँ है? मक्का मिडिल ईस्ट में है। चलो आप बोलोगे सर कैलाश दिखाया, मक्का नहीं दिखाया। इधर है, इधर है मक्का, ये रहा मक्का। मेरे को पता है सर, इसलिए मैं फटाफट आ जाता हूँ। ये है मक्का, ठीक है। मदीना भी आसपास में ही होगा, यहाँ पर एक कहीं पर, इधर ही कहीं पर है मदीना। बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आसपास में ही कहीं है। एक मक्का और मदीना, ये दोनों इस्लाम में बहुत पॉपुलर, माने मान्यता वाला जगह है सर। और बहुत सुंदर सुंदर इसका भी भजन है। एक गाना है, मुझे ये भी याद आ गया। एक गाना है, आओ मदीने चले, ठीक है। ये भी गाना भी मुझे अच्छा लगता है। चलो सर, आप सारा गाना सुनते हो, हाँ सर सुन लेता हूँ। आओ मदीने चले, बहुत सुंदर सा म्यूजिक है उसका। पाकिस्तानी एक सिंगर है, उसने गाया था, आओ मदीने चले। तो क्या बोलूं सर, कहाँ चले? मक्का चले कि कैलाश चले? जहां मर्जी वहां चले, जहां आपका फेथ है वहां चले। नाउ पॉइंट क्या है सर, यहाँ पर एक एग्जांपल है। KMBN supplies numerous service, namely medical facilities, catering service, security service, accommodation service, etc. to the pilgrims undertaking Kailash Mansarovar pilgrimage. Such service provided by KMBN in respect of the religious pilgrimage to Kailash Mansarovar covered under Enter 60 and thus are exempt. लेकिन क्या हर एक pilgrimage exempted होता है? The answer is no sir. हर तरह का pilgrimage यात्रा exempted के अंदर नहीं आता है। बट अगर कुछ पर्टिकुलर
कॉमिटी कर दे, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कर दे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैसिलिटेशन के अंदर आता है, एंट्री 60 के अंदर आता है, तो उसको रखा जाता है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा है। ये जो अभी मैं कुछ देर पहले आपको सेक्शन 12A के बारे में बात कर रहा था, सेक्शन 12A के बारे में मैं आपको बात कर रहा था। जैसे यहाँ पर एक सेक्शन 12AA, ठीक है, एक एग्जाम्पल है सर, भावज्योति फाउंडेशन, अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। योगा मेडिटेशन कैंप बनाते हैं बूढ़ा लोगों के लिए, ओल्ड एज पीपल के लिए। तो क्या इसमें जीएसटी एग्जेम्प्टेड होगा? द आंसर इज यस, जीएसटी वुड बी एग्जेम्प्ट ऑन द सेम एज सर्विस प्रोवाइडेड बाय एंटिटी registered under section 12AA of the income tax act by way of advancement of religion, spirituality और योगा। ठीक है, तो ये एग्जेम्पशन कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि ये रिलीजियस मैटर है, चैरिटेबल मैटर है, योगा का मैटर है, इसलिए। तो यहाँ पर ना पूरा लिस्ट दे के रखा है कि नॉर्मली एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी और योगा, ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ये सब काम करने से नॉर्मली आपको एग्जेम्पशन कैटेगरी में रखा जाता है। बाकी मौका मिलेगा तो मैं आपको और बताता हूँ। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? बीच बीच में थोड़ा घुमा भी देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ। चलो सर, मजाक नहीं, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अच्छा, certain supplies may be exempt. Certain supplies due to their nature and type are exemption from GST. All supplies that are notified would be eligible for exemptions. Irrespective of who the supplier is, the exemption is allowed. Not very much relevant. ठीक है, who the supplier is, the exemption is allowed. Not very much relevant. For example, service by way of sponsorship of sporting events. Service by way of sponsorship of sporting events. Service by way of public convenience. इस तरह का चीज को भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एग्जेम्पशन कैसे हो सकता है? एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एब्सोल्यूट मतलब है कि बिना किसी कंडीशन का एग्जेम्पशन। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी पे हम लोग जीएसटी देते हैं क्या? हेलो, ये जो घर का इलेक्ट्रिक का बिल आता है, जीएसटी देते हो? हाँ सर, जीएसटी दी इलेक्ट्रिसिटी बिलेর সাথে? ইলেকট্রিসিটি বিলের মধ্যে জিএসটি আসবে না? লেগেছে কোনদিন দেখেছিস? না, বিলটা দেখিনি। কবে বিলের মধ্যে জিএসটি লেখা থাকে দেখেছিস কোনদিন? সেটাই জিজ্ঞেস করছি। तो बेसिकली ये जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, ये नहीं रहता है नॉर्मली। तो एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन इस तरह से दिया जाता है। कंडीशनल एग्जेम्पशन भी होता है, गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस के साथ आपको एग्जाम करता है। जैसे कि मैं इसके बारे में बहुत बात करूंगा आपके साथ, सुन लो फिर भी। हेल्थ केयर सर्विस, ये कंडीशनल एग्जामेशन माथा खा लेता है सर। क्यों? क्योंकि कंडीशन फुलफिल होना जरूरी होता है ना, फुलफिल नहीं होगा तो मैं नहीं मिलेगा। तो देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब अगर आप कंडीशनल एग्जामेशन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। हेल्थ केयर सर्विस बाय ए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग रूम अदर देन इंटेंसिव केयर यूनिट, क्रिटिकल केयर यूनिट, इंटेंसिव माने जिसको हम लोग आईसीयू या सीसीयू बोलते हैं, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट आईसीसीयू बोलते हैं, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट एनआईसीयू बोलते हैं, और हैविंग रूम चार्जेस 5,000 पर डे, हैविंग रूम चार्जेस एक्सीडिंग ₹5,000 पर डे। तो ये सब सिचुएशन में आपको कंडीशनल एग्जेम्पशन मिलता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कंडीशन फुलफिल होगा तो जीएसटी देना है, नहीं तो नहीं देना है। इसलिए बोला हेल्थ केयर सर्विस बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग रूम exempted है, but other than
अभी अदर देन में ये पूरा हिसाब है। समझ में आ रहा है सर? दिस इज कंडीशनल एग्जाम्पशन। अब कुछ चीजों को छोड़ के आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, नहीं तो नहीं। जैसे कंडीशनल और पार्शियल एग्जाम्पशन कैसे होते हैं? इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, जब एक ही स्टेट के अंदर गुड सप्लाई हो या सर्विस सप्लाई हो, रिसीव्ड फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन और बाय a registered person is exempted from payment of tax under reverse charge, provided the aggregate value of such supply received by a registered person from all or any of the supply does not exceed rupees 5,000 in a day। सर ये क्या हो गया? सर ये partial या conditional exemption हो गया। क्या कहना चाहा सर? देखो सर, there is a two types of supply normally, intra या फिर inter। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है? जब एक ही स्टेट के अंदर प्रोडक्ट का सप्लाई होता है या सर्विस का सप्लाई होता है। सपोज आप वेस्ट बंगाल में हो, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर एक कोलकाता है, वेस्ट बंगाल के अंदर बर्धमान भी है, ठीक है, बर्धमान इस ईयर, कोलकाता इस ईयर, तो बर्धमान और कोलकाता दोनों ही बंगाल के अंदर आता है, ठीक है, विद इन दी बंगाल, तो इसको इंट्रा स्टेट बोलेंगे। अब स्टेट के अंदर जब सर्विस या गुड्स का ट्रांजैक्शंस होता है उसे इंट्रा स्टेट कहते हैं। अब अगर आप ये रजिस्टर्ड पर्सन रिसीव फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, माने कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है ऐसे किसी व्यक्ति से अगर कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति गुड्स रिसीव करता है तो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के हाथ में जीएसटी एग्जेम्प्टेड होता है और ये जीएसटी आरसीएम कैटेगरी में चले जाते हैं, रिवर्स चार्ज की कैटेगरी में, एंड यू ऑल नो दीज थिंग्स। लेकिन इसमें एक बात ये भी कहता है, प्रोवाइडेड the aggregate value of such supply received by a registered person from all or any of the supplier does not exceed rupees 5,000 in a day। ठीक है, अगर 5,000 इन डे हो जाएगा ना तो अनरजिस्टर्ड को भी रजिस्टर्ड करना पड़ता है, अदरवाइज ये आरसीएम होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो आपको मैंने चार्ज में बता के रखा। तो इस तरह का कंडीशनल और पार्शियल एग्जाम्पशंस भी होता है सर, कुछ आइडिया आपको मैंने शेयर किया। एग्जाम्पशंस अंडर वन जीएसटी लॉ एंड द इफेक्ट ऑन अनदर जीएसटी लॉ। अब जीएसटी का अलग अलग लॉ चलता है देश में, मेनली सीजीएसटी है, बट कुछ जीएसटी जैसे कि कितना सारा है, सीजीएसटी एक्ट है, आईजीएसटी एक्ट है, एसजीएसटी जो कंप्लीटली अलग है, और या फिर यूटीजीएसटी, मैं आपको अभी कुछ देर पहले बता रहा था। तो नॉर्मली अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सीजीएसटी में एग्जेम्प्टेड है ना तो ये डिम्ड है, ये मान लिया जाता है कि एसजीएसटी या यूटीजीएसटी में भी एग्जेम्प्टेड होगा। अगर सीजीएसटी एग्जेम्प्ट करके रखा है तो स्टेट में भी एग्जेम्प्टेड होगा, ये नॉर्मल है, कंडीशन है। और अगर कोई आईजीएसटी में एग्जेम्प्टेड है तो नॉट नेसेसरी कि वो सीजीएसटी में एग्जेम्प्टेड होगा। नो ऑटो एप्लीकेशन ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सीजीएसटी। अगर आईजीएसटी में एग्जेम्प्टेड है तो नॉट नेसेसरी कि वो सीजीएसटी एक्ट में भी एग्जेम्प्टेड होगा। सिमिलरली अगर सीजीएसटी में एग्जेम्प्टेड है तो नॉट ऑटो एप्लीकेशन ऑफ एग्जेम्पशन अंडर आईजीएसटी, लेकिन अगर सीजीएसटी में एग्जेम्प्टेड है तो एसजीएसटी या यूटीजीएसटी में एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है सर, ये कुछ चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते हैं, जैसे एग्जाम्पशन सप्लाईज ऑफ अराउंड 149 आइटम्स ऑफ गुड्स, 149 आइटम नॉर्मली एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं 11(1) में, इसका एक पूरा लिस्ट दे दूंगा आपको। सीजीएसटी एक्ट 2017 नोटिफिकेशन दिया था कि क्या क्या प्रोडक्ट नॉर्मली रहेगा, तो इससे 150 के आसपास, 149 के आसपास आइटम सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के अंदर एग्जेम्प्टेड के अंदर रखा गया था, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्ट, फ्रेश फ्रूट्स, प्लास्टिक बैंगल्स, पैसेंजर्स बैगेज एक्सेट्रा, और भी चीजें हैं, मैं आपको पूरा लिस्ट दे दूंगा सर। टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आया है सर, 2017 को आया, ठीक है, 2018 को आया, ठीक है, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आया, ठीक है। एक पूरा लिस्ट दे देंगे आपको गुड्स का कि क्या क्या एग्जेम्प्टेड गुड्स है, पढ़ लेना एक बार। सेंट्रल टैक्स डेटेड क्या बोलते हैं, एग्जेम्पशन टू सप्लाई स्पेसिफाइड सर्विस अंडर सीजीएसटी एक्ट, मोर और लेस ऑल द एग्जेम्पशंस आर अवेलेबल अर्लियर अंडर द एस्टेबल सर्विस टैक्स लॉ अमेंडेड बाय नोटिफिकेशन। नॉर्मली क्या है, 2017 के पहले ना सर्विस टैक्स हुआ करता था,
तो बहुत सारा चीज सर्विस टैक्स के भी साथ साथ जीएसटी के अंदर रखा गया है, वही बात थोड़ा सा आपको बोला। अब यहाँ पर कुछ ये पूरा लिस्ट मैं आपको शेयर करूंगा। व्हाट गुड्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स। इसका एक अलग पीडीएफ है सर, इसका एक अलग पीडीएफ है, मैं आपको शेयर कर दूंगा सर। ऐसे ये इतना जरूरी नहीं है, एग्जाम में आपको इतना पूछता नहीं है। कुछ मेन मेन आइटम जो आपको जरूरी है मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, बट फिर भी फॉर द नॉलेज पर्पस आपको पीडीएफ एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हाउ टू डिटरमाइन द क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई, ये चीज आपको अभी समझ नहीं आएगा, मैं आगे आगे चर्चा करूंगा। ये जो एग्जाम सप्लाईज का क्रेडिट जो है ना, A/T/C, ये कैलकुलेशंस ना अभी आपको थोड़ा दिक्कत करेगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा ये आपको मैं बाद में बताता हूँ। कॉमन क्रेडिट कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, जब तक जानोगे नहीं ना तब तक समझ नहीं पाओगे। नॉन टैक्सेबल सप्लाई में ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। याद रखना सर, बहुत जरूरी चीज था। और ये आ गया सर नेगेटिव लिस्ट, ठीक है। ये हमेशा नेगेटिव लिस्ट में रहते हैं। शेड्यूल 3 ऑफ CGST एक्ट। अब ये मत पूछना सर शेड्यूल 3 क्या है, जब आप लोगों को मैंने सप्लाई पढ़ाया था, सप्लाई जो चैप्टर है ना जीएसटी का, उसके अंदर शेड्यूल 1, 2, 3 तीनों पढ़ के रखा आप लोगों ने। तो शेड्यूल 3 बेसिकली नेगेटिव लिस्ट पे बात करता है। आई होप कि आप लोग भूला नहीं उसको। ये देखो सर, जब आपको मैंने सप्लाई अंडर जीएसटी पढ़ाया था उस टाइम पे ये पॉइंट सामने आता है। सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है बिकॉज अगर आप सप्लाई एस्टेब्लिश कर देते हो तो ही जीएसटी चार्ज होता है, और जीएसटी चार्ज होगा तब पता चलेगा एग्जेम्प्टेड क्या रहेगा। अगर आपको ये पता चल गया कि जीएसटी एग्जेम्प्टेड क्या होता है और जीएसटी चार्ज कहाँ होता है तो आप वैल्यू कर पाओगे, है ना। तो नेक्स्ट दिन मैं आपको बताऊंगा सर, टाइम एंड वैल्यू भी बताऊंगा, और फिर मैंने आपको आईटीसी कैलकुलेशन बताऊंगा, और उसके बाद तो रिटर्न वगैरह ये सब होता है, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। तो बेसिकली सर क्या मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। ये सप्लाई के अंदर ये टॉपिक था शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। ये सेक्शन 7 के अंदर आता है, सेक्शन 7, सेक्शन 8 और 3 शेड्यूल। ये मेनली जीएसटी के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अगर आप देखो तो शेड्यूल 3 क्या था, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। इसी को कहते हैं नेगेटिव लिस्ट, जिसे ना तो जी, आप समझ रहे हो ना शेड्यूल 3 मैंने क्या, शेड्यूल 2 में क्या है। शेड्यूल 2 उसको कहते हैं जिसको गुड्स या सर्विस का सप्लाई माना जाता है, और शेड्यूल 1 किसे कहते हैं, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। नॉर्मली बिना कंसिडरेशन का सप्लाई नहीं होता है, पर देयर मे बी सम सिचुएशन जहां पर बिना कंसिडरेशन का भी सप्लाई होता है। ये तीन, दीज 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन जीएसटी। क्या बताऊं मैं आपको, VVIP 3 पॉइंट है। जो समझ गया जिंदगी बदल गया, जो नहीं समझा जिंदगी नहीं बदलेगा। सर आप ना मजाक ना किया करो, लेकिन सर सीरियसली जान गए ना, सच में जिंदगी में बहुत हेल्प होता है। सर जिंदगी कहाँ से आ गया, छोड़ो सर, जिंदगी का बात नहीं करते, पढ़ाई का बात करते हैं। The items that are not covered under GST are called a negative list. Also, these items are notified under Schedule 3 of the CGST Act. जैसे जब कोई एम्प्लॉयर को सर्विस देता है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, माने आप किसी कंपनी में काम करते हो, मानो आप एम्प्लॉय हो और आपको जिस कंपनी ने जॉब दिया या आपका जो एम्प्लॉयर है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्विस देता है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस देता है, कौन किसको सर्विस देता है सर, बोलो। ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉय है, कौन किसको सर्विस देता है, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को। वेरी गुड सर। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है, सर्विस नहीं। ये इसको सैलरी देता है, बदले में ये इसको सर्विस देता है। तो ये सर्विस है, एम्प्लॉय सप्लाई करता है, लेकिन इसका जीएसटी नहीं आता।
सर्विस ऑफ फ्यूनरल, बुरियल, क्रीमेटोरियम, मॉर्चरी। हाँ सर, समझते हो? अरे भाई मरने के बाद और क्या लेना है। तो इंसान मरने के बाद हम लोग जाते हैं ना, जैसे हम लोग शमशान घाट में जाते हैं, बुरियल ग्राउंड पे जाते हैं, क्रीमेटोरियम के लिए जाते हैं, अलग अलग बोलते हैं। जैसे फ्यूनरल नॉर्मली हिंदू धर्म में फ्यूनरल होते हैं, है ना, बुरियल होते हैं अलग अलग धर्म में। तो जो भी जिसका जो भी है, अल्टीमेटली अंतिम संस्कार, ठीक है। अब अंतिम संस्कार में क्या और क्या जीएसटी लगाए, मैंने इस तरह का जो भी सर्विसेज है, सेल ऑफ लैंड, लैंड पे जीएसटी नहीं लगता, लैंड सेल पे जीएसटी नहीं लगता सर, उसमें सर ये लगता है स्टैंप ड्यूटी वगैरह लगता है। कंप्लीट बिल्डिंग सेल करने में जीएसटी नहीं लगता, लेकिन बिल्डिंग मैं आपको इसके बारे में बोला था, 1% जीएसटी के बारे में डिस्कशन हुआ था। कंप्लीट बिल्डिंग पे जीएसटी नहीं लगता, लेकिन जब बिल्डिंग बुकिंग होता है ना, उस पर जीएसटी लगता है। सेल ऑफ कंप्लीट बिल्डिंग इज नॉट कम्स अंडर द जीएसटी, लेकिन बिल्डिंग बुकिंग वगैरह में जीएसटी आता है। एक्शनेबल क्लेम जैसे कि लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग, मैंने अगर आप जीतते हो ना तब क्लेम करते हो कि भाई मैंने जीता मेरे को दो, वो भी जीएसटी के अंदर नहीं है, तो उसमें टीडीएस लगता है। कोर्ट हमें जो सर्विस देता है, कोर्ट या ट्राइब्यूनल बोलते हैं, ये भी जीएसटी के अंदर नहीं आता। हमारे लिए एमपी एमएलए जो करते हैं, हम लोग वोट देते हैं ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, हिंदी में कहते हैं या बंगाली में कहते हैं, लोकसभा का जो मेंबर होते हैं ना उसे एमपी कहते हैं, जिसे नहीं पता वो जान लो। और जो विधानसभा का मेंबर होता है उसको एमएलए कहते हैं। अब लोकसभा मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के वहां पर, विधानसभा मैंने स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पर। तो एमपी एमएलए हमारे लिए सर्विस देता है ना सर, सर्विस कम देता है, दूसरा चीज ज्यादा होता है सर। वो कुछ गलत लोगों को हम लोग वोट दे देते हैं, ये इंसान के ऊपर है, डेमोक्रेसी है। आप गलत लोगों को वोट ना दो, ठीक है। हमें चमचा नहीं बनना चाहिए, हमें सटीक डेमोक्रेटिक राइट के साथ वोट देना चाहिए, तो गलत लोग नहीं आएगा। सर छोड़ो, ज्ञान ना दो। लेकिन सर एमपी एमएलए जो फंक्शन परफॉर्म करता है ना, ये भी जीएसटी के अंदर नहीं आता है। मैंने वो सर्विस के बदले अगर कोई चार्ज तो ले ही नहीं सकता, और ये जीएसटी के अंदर में भी नहीं आता। ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन पर्सन्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। मानो कि आप सरकारी कोई पद में हो, संविधान आपको वो पावर दिया है कि आप लॉयर हो, कोर्ट में जज हो, या फिर किसी सरकारी ऑफिसर हो, ठीक है, आईएएस हो, आईपीएस हो, ठीक है। तो अगर आप कोई काम करते हो, पहला बात तो उसके बदले आप पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि सरकार आपको तनख्वाह देता है। अगर आपका मंथली सैलरी है 1.5 लाख, 2 लाख का, 3 या 2.5 लाख का, आप अपना सैलरी लो, उसके बदले में आप अपना ड्यूटी करो। जब एक आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, वो अपने सरकारी तनख्वाह लेके काम करता है, सैलरी लेके काम करता है। वो अगर किसी के लिए कुछ करता है ना, वो अपना ड्यूटी करता है, बदले में वो कोई लेन देन नहीं करता। और उसको ना तो पैसा किसी से लेना चाहिए, ना तो किसी को उनको पैसा देना चाहिए। और वो कुछ भी करे वो देश के लिए करता है, क्योंकि तभी लोग आईपीएस आईएएस बनने का सोचते हैं। तो ये भी सर्विस देता है, वो भी सेवा करता है। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस आप लोग बन सकते हो आगे जाके। आप लोग के पास दो एरिया है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, क्योंकि आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हो इसलिए बोल रहा हूँ। आप रेवेन्यू सर्विस में जा सकते हो, तो वहां पर आपको अल्टीमेटली जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड पढ़ाई करना पड़ता है। अगर किसी को सरकारी ऑफिसर बनना है और रेवेन्यू रिलेटेड काम करना है, तो आपके पास मेनली 2-3 सर्विस है, एक आईआरएस, एक आईएफएस और एक आईएएस, अकाउंट सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, रेवेन्यू सर्विस। 3 एरिया मेनली है। ये देखो सर, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक एरिया है सर, क्या नाम है उसका, सीबीडीटी नहीं, साइट का नाम नासिम। नेशनल एकेडमिक ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स, ठीक है। ये बेसिकली जीएसटी रिलेटेड एग्जाम लेते हैं, और आईआरएस का भी एग्जाम का जो डिटेल्स है यही लेते हैं सर।
सरकारी है। जीएसटी का जो प्रैक्टिशनर का एग्जाम होता है वो इसी के थ्रू से होता है। और IRS ट्रेनिंग, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में क्या पढ़ाई होता है जानते हो? यही सब जीएसटी रिलेटेड। सरकार का रेवेन्यू कैसे कहाँ से आएगा? आप चाहो तो यहाँ जाके ना सिलेबस चेक कर सकते हो। मेनली सब कॉमर्स का ही चीजें हैं, लेकिन हाँ ऑब्वियसली आपको पहले प्रीलिम क्लियर करना होता है, ठीक है, उसके बाद मेंस में ये सब चीजें जरूरी है, फिर जाके काम इसी यही सब काम करना पड़ता है। सर इसी को नहीं हो पा रहा है, आप और माथा खराब कर रहे हो। अरे सर माथा खराब के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ। करना ना करना आपके ऊपर है सर। पर प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे देश में लोग जानेगा तब ना करेगा, जानता ही नहीं है तो करेगा क्या? ठीक है चलो, कहाँ चले? अरे सर बाकी पढ़ाई करें। आई होप कि आपको क्लियर हो गया सर। नेगेटिव लिस्ट, ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला है नेगेटिव लिस्ट, लेकिन यहाँ एग्जाम्पशन पे एक बार याद दिला दिया। नाउ कम्स दी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड, जीरो रेटेड एंड नॉन जीएसटी। सर एग्जेम्प्ट का मतलब होता है सप्लाईज आर टैक्सेबल बट डू नॉट अट्रैक्ट जीएसटी एंड फॉर विच आईटीसी कैन नॉट बी क्लेम्ड। तो अगर कोई प्रोडक्ट एग्जाम सप्लाई के अंदर आता है, उसमें जीएसटी अट्रैक्ट तो होता ही नहीं है, और उसमें आईटीसी तो बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकते आप। इनपुट क्रेडिट क्लेम होगा ही नहीं, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट बात। एग्जाम्पल, फ्रेश मिल्क, फ्रेश फूड, कार्ड, बेड, ब्रेड एटसेट्रा। जीरो रेटेड, एक्सपोर्ट सप्लाईज मेड टू एसीजेड और एसीजेड डेवलपर। सर आप लोगों को अभी मैंने एसीजेड के बारे में बोला, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एनी आइडिया सर? इनकम टैक्स में पढ़े होंगे आप लोग। इनकम टैक्स में मैंने नॉर्मली एसीजेड के बारे में बोलता हूँ सर। चलो कोई बात नहीं, ये देखो सर यहाँ पर जीरो रेटेड के बारे में बोला है। एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाईज टू एसीजेड है जीरो रेटेड। आप इंडिया के बाहर कोई प्रोडक्ट सेल करोगे, उसमें जीएसटी जीरो रेटेड है। या फिर एसीजेड जो कि है इंडिया के अंदर, बट वहां अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हो या सप्लाई करते हो तो गवर्नमेंट आपके ऊपर जीएसटी जीरो रेटेड लगाता है। दिस मीन्स that while no GST is applicable, input tax credit will be fully available. GST तो नहीं देना है बट ITC क्लेम कर सकते हो। सर ये तो मजा आ गया। The government can issue an ordinance and amend section 16 of IGST Act. Section 16(1) subsection 6 can be inserted to the cover of other categories of supply of goods. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एसीजेड क्या होता है। चलो जान लो सर, ये एक ऐसा एरिया है सर एसीजेड, जहां पर बेसिकली गवर्नमेंट इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए, इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए बनाता है, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये इंडिया के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बनाया गया, मैं एक काम करता हूँ इसमें एसीजेड इन इंडिया लिखता हूँ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया, एक्सक्लूसिव नहीं स्पेशल। इसमें ना एक लिस्ट आता है सर, माने इंडिया में कहाँ कहाँ भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ये बेसिकली एक जियोग्राफिकल रीजन है, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट स्पेशल पावर देके बनाता है सर, ठीक है। गवर्नमेंट इस रीजन को स्पेशल पावर देके बनाते हैं जहाँ की देश का एक्सपोर्ट डेवलप होता है। वेस्ट बंगाल में है, हर स्टेट में बना रहा है आजकल गवर्नमेंट ना, हर स्टेट में बना रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर दिख जाता तो अच्छा होता आप लोगों के लिए। ये देखो, जयपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन हर जगह में है सर, वेस्ट बंगाल में भी है। ये देखो, सीतापुरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जयपुर इज एन ऑपरेशनल एसोसिएट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान
with state or art of infrastructure. It was planted for the gems and jewelry sector. Given the competence in the region, जेम्स ज्वेलरी का काम होगा वहां पर. राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया is the developer for the two SEZ, namely सीतापुरा SEZ 1 and सीतापुरा SEZ 2. ठीक है, इस एरिया को बेसिकली इस तरह से बनाया गया, वहां पर जेम्स एंड ज्वेलरी को डेवलप किया जाएगा, यानी उसका इंडस्ट्री होगा जेम्स एंड ज्वेलरी का, तो ताकि उस एरिया में लोगों को काम मिले और देश का प्रोडक्ट बाहर जाए, स्पेशली एक्सपोर्ट हो. ठीक है, तो अगर कोई जीएसटी सप्लायर, प्रोडक्ट सप्लायर, कोई प्रोडक्ट एसीजेड को सप्लाई करता है, करेगा तो जरूर ना. जैसे वेस्ट बंगाल में है सर, ये देखो वेस्ट बंगाल में भी है, अब इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो. हर स्टेट के ऊपर है इंफॉर्मेशन ऑन वेस्ट बंगाल एसीजेड एक्ट, हर स्टेट के ऊपर आपको इसका हिसाब किताब मिलेगा. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एसीजेड, क्योंकि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है. तो अगर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कोई प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, उसमें जीरो रेटेड टैक्स है. और मजा का बात है कि उसमें आईटीसी अवेलेबल हो जाता है. मैंने अगर परचेस के टाइम पे कोई टैक्स आप कलेक्ट करते हो, देते हो, वो आप क्लेम कर सकते हो, जो कि नॉर्मल केस में नहीं होता. मैंने एक होता है टैरिफ एरिया, मैंने जो नॉर्मल टैक्स का एरिया है, और एक होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहां पर टैक्स ही नहीं लगता. सर क्यों, ऐसा क्यों, भेदभाव है क्या? नहीं सर, दिस इज नॉट भेदभाव. ये बेसिकली गवर्नमेंट एसीजेड को इसलिए डेवलप करता है ताकि उस एरिया से जो भी बिजनेस हो, वो बिजनेस को गवर्नमेंट को कुछ ज्यादा देना ना पड़े, और मेनली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो. ठीक है, क्योंकि सरकार को जिस दाम पे लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, उस दाम पे कंपनी क्या कर सकता है, लोगों को एम्प्लॉय कर सकता है, देश का प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट कर सकता है, खर्चा कम कर सकता है, इस तरह का. बात समझ में आया सर? कि ব্যাপারটা বোঝা গেল? स्पेशल इकोनॉमिक जोन या एसीजेड डेवलपर मेनली पोर्ट साइड होता है सर. जैसे अदानी का एक कंपनी है, अदानी एसीजेड बोल के एक कंपनी है अदानी का. अदानी एसीजेड, अदानी पोर्ट्स एंड एसीजेड, ये बनाता ही एसीजेड, स्पेशल गवर्नमेंट के लिए बना के देता है. ये बेसिकली देखो पोर्ट बनाते हैं, देख रहे हो सर, इतना अच्छे से पोर्ट को डेवलप करेगा ना, तभी तो इंडिया बढ़ेगा सर, तभी तो इंडिया बढ़ पाएगा. आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा है कि खेल क्या है सर, क्योंकि ये सब चीज डेवलप करना इतना आसान बात नहीं है. तो अदानी, जैसे भारत का ना जियोग्राफिक रीजन जो है इंडिया ना, बहुत ही माने जियोग्राफिकली काफी इंटरेस्टिंग पोजिशन पे इंडिया. गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, गोवा, मुंबई, ठीक है, दमन एंड दीव, ये सब एरिया पोर्ट के लिए है सर. और इस एरिया से दुनिया भर का प्रोडक्ट डेवलप हो सकता है, माने एक्सपोर्ट हो सकता है, बाहर का प्रोडक्ट इंडिया आ सकता है. समझ रहे हो सर? तो ये अदानी करता है, और अदानी सिर्फ अकेला नहीं, और भी कंपनी है, पर अदानी अपना ही करता है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर चाहो तो आप अदानी एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं. माने बेसिकली कुछ नहीं, इसके यहाँ पर जाओ, पढ़ो, जानो, समझो, नॉलेज बढ़ेगा सर. अपना ऑफ टाइम में ये सब कर सकते हो. अगर जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ करना है, अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनना है, तो करना चाहिए सर, पढ़ो, जानो. ठीक है, ये सब बात जो मैं कर रहा हूँ ना, सिर्फ किताब का बात नहीं है सर. इट्स नॉट जस्ट इन द बुक्स, दिस इज इन द रियल वर्ल्ड. अब आपको मैं कोशिश करता हूँ कि पढ़ाते पढ़ाते रियल वर्ल्ड को कनेक्ट करना. अब बाकी आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप बात को सीरियसली लेते हो कि नहीं. नील रेटेड सप्लाईज दैट हैव अ डिक्लेयर्ड रेट ऑफ 0%, जैसे कि सॉल्ट, ग्रेन, जैगरी, बट गवर्नमेंट ना नील रेटेड को बहुत इजीली टैक्स रेट में कन्वर्ट कर सकता है. आज 0% है, कल 5% या 1% में कन्वर्ट कर सकता है. और एक होता है नॉन जीएसटी, जो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एज वेल एज पेट्रोल एटसेट्रा.
कुछ FAQ है सर, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि हु हैज द पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, किसके पास पावर है। फ्रॉम व्हिच डेट डज द एग्जम्पशन अप्लाई, डेट ऑफ नोटिफिकेशन और डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशंस। यहाँ पर कुछ सिंपल क्वेश्चन है। आई एम ए ट्रेडर डीलिंग विद ओनली एग्जाम सप्लाईज, इज इट नेसेसरी टू रजिस्टर अंडर GST इफ द टर्नओवर exceeds 20 lakh? So there is no requirement for registration under GST if a person is dealing with 100% exempt supply, भले ही आपका 20 लाख क्रॉस कर जाए। जो लोग बेसिक कर चुके हो तो उनको पता है कि GST में रजिस्टर करने का बेसिक लिमिट क्या है। लेकिन अगर आप 100% एग्जेम्प्टेड गुड्स में काम करते हो तो आपको रजिस्टर नहीं करना चाहिए, जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 100% एग्जेम्प्टेड गुड्स में काम नहीं करते हैं तो फिर 20 लाख क्रॉस करने से करना पड़ेगा। What is the exemption from GST registration? GST registration is mandatory for every person doing business in India. However, you don't have to register under GST when you are agriculturist. अगर आप खेती बाड़ी करते हो, अगर आपका टर्नओवर लिमिट के अंदर नहीं आता, ठीक है, जैसे कि किसी स्टेट में 20 लाख, किसी में 40 लाख और किसी केस में 10 लाख, इसका मैं बेसिक में बोल के रखा, ये बेसिक में चर्चा कर चुका है सर। GST में रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए, एग्जेम्प्टेड ऑफ GST में। कोई पर्टिकुलर बिजनेसमैन अगर सिर्फ नील रेटेड प्रोडक्ट या एग्जेम्प्ट सप्लाई करता है, उसे भी GST में रजिस्टर नहीं करना है, एग्जेम्प्टेड है वो भी। मेकिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई या नॉन GST सप्लाई, जैसे कि अल्कोहलिक लिकर या पेट्रोल वगैरह में काम करता है, उन्हें भी GST में रजिस्टर नहीं करना चाहिए। डूइंग एक्टिविटीज दैट आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सर्विस, माने शेड्यूल 3 मेकिंग ओनली सप्लाईज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मेकिंग ओनली सप्लाईज कवर्ड अंडर RCM, ठीक है। तो अगर आप सप्लायर हो तो फिर आपको क्या जरूरत है, RCM में तो रिसिपेंट देता है ना। RCM में क्या होता है, जो रिसीव करता है वो देता है, सप्लायर को नहीं देना पड़ता, तो रिसिपेंट करेगा आपको क्या। तो दिस इज द एग्जम्पशन फ्रॉम GST रजिस्ट्रेशन। इज द सप्लाई ऑफ exempt goods considered taxable or non taxable? The supply of exempt goods is considered non taxable, and such supply do not trigger registration, claim of input credit and other relevant provisions. But there are certain situations, जैसे कि SEZ में आपने देखा कि आपको IT से मिल सकता है। एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, should I issue tax invoice if I sell only exempted products to a single customer? A bill of supply should be issued when a registered dealer supplies exempt goods or service. For example, registered taxpayers supply handloom, they have to issue bill of supply instead of tax invoice. बिल ऑफ सप्लाई में क्या है ना, GST रेट नहीं रहता, टैक्स इनवॉइस में GST होता है। Whether petrol is exempt good or non-taxable good? Sir, petrol is non-taxable good, not exempted. Since it is excluded from the levy of tax for the time being. अभी इसको GST के बाहर रखा गया है, लेकिन GST परव्यू के अंदर है। GST परव्यू में है पर GST के बाहर रखा गया है, लेवी नहीं किया गया। मैंने मैं आपको लिया मेरे अंदर, मैंने GST के अंदर पेट्रोल है पर उसके अंदर GST लगाया नहीं गया सर। यस बोलो, कोई कुछ कहना चाहते हो, मुझे ऐसा लगा, बोलो। अच्छा ये एक टॉपिक आएगा, कॉम्पोजिशन स्कीम वाले बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है ना सर। हाँ कॉम्पोजिशन वाले भी बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है, वो भी तो GST जी। कलेक्ट नहीं करता, हाँ जी सर। ठीक है। बट एग्जेम्प्ट सप्लाई माने आप ऐसे प्रोडक्ट का सप्लाई करते हो जो एग्जेम्प्टेड है, उसमें आप कॉम्पोजिशन माने उसमें नॉर्मली अगर आप 100% एग्जेम्प्टेड हो आप तो GST में रजिस्टर्ड ही नहीं करोगे, है ना सर। तब कॉम्पोजिशन में भी तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उससे पहले आयन यस सर। एक कॉन्सेप्ट होता है ई-वे बिल, रास्ते में गाड़ी चलता है ना ट्रांसपोर्टिंग में, तो जो गुड्स लेके जाता है तो उसके लिए ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है, ये भी GST का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है। लेकिन अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स लेके जा रहे हो ना रास्ते से, तो ई-वे बिल का जरूरत नहीं है। ये चैप्टर आता है ई-वे बिल के बारे में, जब आप लोग रियल लाइफ GST का काम करोगे ना तो आपको नॉर्मली ना ये सब नॉर्मली करना पड़ता है।
ये देखो सर, देख रहे हैं ना, ईवेबल सिस्टम। इसका अलग पोर्टल भी है, देखो। अच्छा, यहाँ पर HSN के बारे में कुछ बोला है, मैं नेक्स्ट दिन आपको HSN बता दूंगा सर। जैसे एज पर नोटिफिकेशन नंबर इतना 15 अक्टूबर 2020 के बाद द टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर, जिस टैक्स पेयर का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर होता है ना, उसको एटलीस्ट 6 डिजिट HSN कोड यूज करना पड़ेगा ई इनवॉइस में एंड ई वेबल में, एंड अदर टैक्स पेयर्स के एटलीस्ट 4 डिजिट का HSN कोड यूज करना पड़ेगा ई इनवॉइस में या ई वेबल में। आई विल डिस्कस HSN कोड में, डिस्कस करूंगा हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर क्या होता है। ये नोट्स मेरे पास अभी रेडी आए, रेडी तो है पर मैं आज नहीं बताया, नेक्स्ट दिन बता दूंगा आप लोगों को। दिस वन बहुत जरूरी है HSN नंबर बताना। बट मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का एग्जामिशन का भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्लीज ना एक काम करना सर, यहाँ से ना क्वेश्चन आंसर प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना, कर लोगे ना? हाँ सर, कर लोगे ना? अरे हाँ या ना, इतना तो कर ही सकते हो सर। अच्छा, नोट्स मेरे से ले लो सर, अभी मैं शेयर कर देता हूँ आपको, कुछ ही देर में मैं शेयर कर देता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, फिर आप लोग बोलोगे सर शेयर नहीं किया। अच्छा एक बात सर, मुझे ना नेक्स्ट दिन याद दिलाना, तो HSN कोड को थोड़ा समझा देंगे, ठीक है, नहीं तो ना छूट जाएगा। सर आज इतना ही है, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। ओके। सर इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन वैसे करना है सर? हाँ बोल। এই চ্যাপ্টারে কোন কোন কোশ্চেন করব? আমি যেগুলো পাঠাচ্ছি এগুলো করবি, আর স্টাডি নোটসটা পাঠাবো, ওখান থেকে যে কোশ্চেন্স গুলো আছে ওগুলো করলেই হবে, আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে? ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। हाँ नील बॉल। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।